फोर्स में किसको काउंट करते हैं? जो मोशन काउज करने के लिए ट्राई कर रहा है या काउज कर रहा है, तो डैट इज मोशन। तो लेकिन फाइनली होना नहीं है यहाँ पे। लिमिटिंग के बारे में 4 पॉइंट बताओगे? गुड। मैक्सिमम फोर्स होता है मैग्नीट्यूड म्यू एस इंटू एन। एन क्या होता है वहाँ पे? तो जिन कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में फ्रिक्शन निकालना है उनके बीच का क्या होता है? नॉर्मल फोर्स होता है। तो डैट म्यू एस इंटू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? तो जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, जिसका मोशन हो रहा होगा तो उसको अपोज करेगा। क्या करेगा? फ्रिक्शन। मान लिया वेलोसिटी v से आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगाओगे? तो माइनस आई कैप में। ब्लॉक पे माइनस आई कैप में और अर्थ पे तो आई कैप में लगा दोगे। कैसे आई कैप में कैसे पता किया? तो एक्शन रिएक्शन से पता कर लेंगे। किससे पता कर लेंगे आप? काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो म्यू के इंटू एन। और डायरेक्शन फिर से तो वैसे निकालेंगे, जिस पे फोर्स लगा रहा है वहाँ से पता करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे ब्लॉक पे और दूसरे सरफेस एक्शन रिएक्शन से ट्रांसफर कर देंगे। और उसके अलावा जो है तो इन सभी में बड़ा कौन था हमारा? लिमिटिंग। और ग्राफ बनाया था कि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स। तो स्टार्टिंग में क्या था हमारा? तो स्ट्रेट लाइन आया था 45 डिग्री एंगल, और फिर लिमिटिंग आता था, फिर क्या आता था हमारा? तो काइनेटिक होता था। ये काम कर लिया था आपने। चलाने के लिए क्या कंडीशन देखा था? ऑब्जेक्ट तो रफ सरफेस पे रखा हुआ, इसको स्टार्ट करना चाहते हो, क्या कंडीशन था हमारे पास? रफ सरफेस पे रखा हुआ है तो हमें क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अगर ये फोर्स कितना लगा रहे हैं? थीटा एंगल पे लगा रहे हैं, तो ये जो कंपोनेंट होना है एफ कॉस थीटा विल बी मोर देन लिमिटिंग। तो क्या हो जाएगा? तो मोशन होगा। ऑब्जेक्ट को जस्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो लिमिटिंग जो है तो कम होना चाहिए। एफ कॉस थीटा क्या होना चाहिए? यहाँ से एफ पे बाउंड्री वैल्यू निकल जाएगी। एफ की बाउंड्री वैल्यू कितनी आ गई थी? एफ की बाउंड्री वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई थी? तो डैट विल म्यू एम जी एंड कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। और पुशिंग के लिए तो म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस। कौन आसान होता है? पुलिंग करना आसान। तो क्यों आसान होता है? तो नॉर्मल कम होता है। कितना होता है नॉर्मल? कम हो जाता है। कितना वैल्यू आती है? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। नॉर्मल की वैल्यू कहाँ से निकला था? वर्टिकल बैलेंसिंग से। नीचे की तरफ एम जी और ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा और ऊपर की तरफ एन। तो एफ साइन थीटा प्लस एन इजक्वल टू एम जी। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी वहाँ से? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। एम जी माइनस आज पुलिंग के लिए पुल करके स्टार्ट करने में तो इतनी वैल्यू मिनिमम लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, देख लो। अगर पुलिंग के लिए तो जो मिनिमम फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है इतनी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तब क्या होगा? वो मोशन स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पूछा था कि डिफरेंट एंगल पे लगाओगे, एंगल अलग अलग होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अलग होगी। तो फिर से पूछा था कि पुलिंग फोर्स लिस्ट होने के लिए कितना एंगल होना चाहिए? जो एफ की वैल्यू लिस्ट होने के लिए, पुलिंग एफ की वैल्यू मिनिमम होने के लिए, एफ इज लिस्ट होने के लिए थीटा, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू आता है। याद होगा रेंज का फार्मूला क्या बता था? यू स्क्वायर बाई जी। हाँ, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। तो रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा था। बट रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए एक थीटा होता था पार्टिकुलर वैल्यू। थीटा 45 पे रेंज क्या होता था हमारा? मैक्सिमम होता था। वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि पुल करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। बट ये पुलिंग फोर्स की लिस्ट वैल्यू कब होगी? किस थीटा के लिए? अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग होगा ना ये। तो किस केस में तो सबसे कम लगाना पड़ेगा? किस केस में आके सबसे? तो किस डायरेक्शन में लगाना पड़ता है? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। समझ आ गई बात? जो यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा रेंज का फार्मूला था थीटा एंगल पे, बट डिफरेंट एंगल पे डिफरेंट रेंज आती थी। सबसे मैक्सिमम रेंज कब आती थी? 45 पे। तो वैसे बोला जा रहा है कि थीटा एंगल पे तो पुलिंग फोर्स की वैल्यू इतनी है, बट किस थीटा के लिए क्या होगा? पुलिंग फोर्स तो मिनिमम होगा। तो वो कितना थीटा होता हमारा? दैट विल tan थीटा विल बी म्यू। थीटा विल बी tan इनवर्स म्यू। थीटा विल बी tan इनवर्स म्यू। यहाँ से अगर किसी को डेरिवेशन में इंटरेस्ट है कि यहाँ से कैसे आया था तो देख लोगे। एफ को मिनिमाइज करने के लिए कौन बताएगा? एफ को मिनिमाइज करने के लिए क्या मैक्सिमम होना चाहिए?
एफ मिनिमम होने के लिए क्या मैक्सिमम, एफ मिनिमम के लिए ये मैक्सिमम, ये क्या होनी चाहिए मैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर दोगे। एफ लिस्ट होने के लिए, एफ के लिस्ट होने के लिए, इफ लिस्ट, एफ लिस्ट होने के लिए कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्स। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करके क्या करते हैं आप, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा जीरो से इक्वेट कर दें, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, एफ मिनिमम होने के लिए मिनिमम फोर्स, एफ मिनिमम होने के लिए तो इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, जो पुलिंग फोर्स है स्पेशली इस एंगल पे लगाओगे तो क्या होगा, वो मिनिमम होगा। और मिनिमम वैल्यू निकालना होता एफ की, तो लिस्ट वैल्यू तो डाट डब्ल्यू tan थीटा म्यू आ गया लोगों के लिए, तो यहाँ पे डाल दोगे tan थीटा म्यू का मतलब क्या होता है, tan थीटा म्यू का मतलब ये थीटा है, और tan थीटा म्यू का मतलब ये म्यू और ये बना, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, tan थीटा म्यू का होने का मतलब ये है, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ से निकाल लोगे, साइन थीटा बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा बी बेस अपॉन हाइपोटेनस कहाँ डाल देंगे, लिस्ट वैल्यू निकालना है एफ का, एफ का लिस्ट वैल्यू था कितना हमारा, ये था एफ म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा की जगह उतार दो, साइन थीटा की जगह उतार दो, कॉस थीटा की जगह कितना उतार देंगे आप, सोल्व आउट हो कितना ही आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ जाएगा और नीचे भी मे रूट है, तो कटने के बाद इतना ही हो जाएगा। कटने के बाद एफ की जो मिनिमम वैल्यू होगी ये ऊपर में क्या 1 प्लस म्यू स्क्वायर और नीचे में कितना है 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट, तो मारोगे तो कितना आ जाएगा म्यू एम जी अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्लियर है, जिनको दिक्कत होता है ऐसा एक स्टेप बीच में लिख देता हूँ। हाँ बेटा मिनिमम है, तुम्हें बताया था कि क्या होता था रेंज में, फार्मूला कितना था हमारा, लाइक यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, 45 डिग्री पर रेंज मिनिमम में, रेंज मैक्सिमम कितना आ जाता था यू स्क्वायर बाई जी, जब थीटा का वैल्यू उतना पिकअप कर देते थे 45 डिग्री तो कितना आ जाता था यू स्क्वायर बाई जी। तो एग्जैक्टली वही बात किया गया कि थीटा एंगल पे तो उतना था, बट इस थीटा पे लगाने पे क्या होगा, तो पुलिंग फोर्स का मिनिमम इफर्ट आएगा और मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, वो इतनी होगी म्यू एम जी अपॉन रूट ऑफ, ये काटोगे यहाँ से एक बार ही तो इतना ही बन जाएगा। बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला यूज करेंगे, आगे हमें वर्क करने में ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा आ जा रहा है, एफ की वैल्यू इतनी निकाल लिया हमने। तो जो दूसरा पार्ट था हमारा जल्दी से एक प्रैक्टिस कर लेगा। जस्ट स्टार्ट करने के लिए फोर्स की वैल्यू निकालनी है, स्टार्ट करने के लिए एफ की वैल्यू निकालनी है। 60 डिग्री पे लगाया जा रहा है, रफ सरफेस पे रखा हुआ, म्यू इजिकल टू 1/2√3, मास की वैल्यू √3 किलो दिया हुआ। 60 डिग्री पे यहाँ पे तो एफ की वैल्यू निकालनी है पुलिंग के लिए, एफ टू अ स्टार्ट ब्लॉक। ब्लॉक को स्टार्ट करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, किसका आ गया 20, किसका आ गया 20/3, किसका आ गया 5 न्यूटन,
हाँ ये 10 आ रहा है। ओके, पहले तो ये तो जान लें कि मिनिमम वैल्यू निकालना है या एफ की वैल्यू निकालनी है। एफ ही निकालनी है, एफ की मिनिमम वैल्यू नहीं निकालनी है। आपने मिनिमम वैल्यू निकाल दिया, थीटा 60 डिग्री रखा ना, बाकी लोग भी निकालेंगे। 20 आ रहा है, 20/3 आ रहा है, 10 आ रहा है, कितना आ रहा है 20/। ओके, ट्वेंटी बाई नहीं, मिनिमम नहीं निकालना, वैसे एफ निकालना। बस स्टार्ट करने के लिए कितना एफ होना चाहिए। ट्वेंटी बाई 3 आएगा। बाकी या तो कुछ लोग फार्मूला में डाल के वैल्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी एफ बी डी से भी कर सकते हैं। फार्मूला में डाल देंगे तो फार्मूला क्या है, अभी आपको याद है कि कितनी म्यू एम जी होता है, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस हाँ उतना ही आएगा। ये म्यू की वैल्यू 1/2 √3 जी। जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप देखते रहें कि हमारे कैलकुलेशन कहाँ गलती हो जा रहे हैं। ये जो है तो आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें क्या मिस्टेक हो रहा है, आप एनालाइज करके रिमूव कर सकते हैं। आप अगर आप छिपाएंगे, एनालाइज नहीं करेंगे तो आप क्या होगा, तो कंटिन्यू रहेगा। ये कंप्लीट हो गया लोगों को। g/2 ऊपर आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है 1/2 प्लस 1/4 1/2 प्लस ये 1/2 और ये कितना हमारा है 1/4 है। 1/2 प्लस 1/4 कितना होता है वो 3/4 होता है। वो कटवट कर लोगे 2g/3 आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। मिनिमम फोर्स टू स्टार्ट, फोर्स एफ की वैल्यू रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द ब्लॉक 6 डिग्री एंगल पे एफ की वैल्यू कितनी होती है। तो या तो ऐसे कर सकते हैं, या बी डी करके निकाल सकते हो। एफ लास्ट वाला फार्मूला तब यूज करना जब बोला है कि पुलिंग फोर्स की लिस्ट वैल्यू निकालो। ये क्या बोला है कि जस्ट स्टार्ट करने के लिए पुलिंग फोर्स निकालो, ब्लॉक का मोशन स्टार्ट करने के लिए पुलिंग फोर्स निकालो। हाँ जी, इतना या इससे ज़्यादा आएगा तो मिनिमम वैल्यू इसकी इतनी आ जाएगी। जस्ट पुलिंग फोर्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी। लिस्ट वैल्यू ऑफ पुलिंग फोर्स निकालना होगा तो फिर आगे फर्दर करेंगे। तो जैसे ये भी कर लें, जल्दी से वैल्यू पुट कर दें। जिनका आंसर पहली बार में नहीं आया तो इस बार प्रैक्टिस कर लें आप। अंतर है, वो पुलिंग था, ये क्या है पुशिंग है। जो डेटा वही है सब कुछ। म्यू जो है तो 1/2 √3 और मास की वैल्यू √3 kg। एफ की वैल्यू निकालना है स्टार्ट करने के लिए। सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए एफ की वैल्यू निकालनी है। एफ की वैल्यू निकालनी है सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। डालेगा वैल्यू कितना आ रहा है इसमें 20 न्यूटन। फार्मूला क्या लगेगा म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। या तो फार्मूला से कर सकते हो या तो वैल्यू पुटिंग का काम कर सकते हो। फिर से तो ये बीडी बना कर सकते हो। √3g नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर, और जो
कंपोनेंट आएगा एफ का, तो नीचे की तरफ आएगा। फार्मूला में डाल देंगे, फार्मूला क्या था हमारा, म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। यहाँ से कितना आ जाएगा वैल्यू, 20 न्यूटन आ जाएगा। एफ बी डी से देख लें, एफ बी डी में तो ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा नॉर्मल लग रहा है, सॉरी ये फोर्स ऐसा लग रहा है, ये 60 डिग्री दिया हुआ, तो इस एफ का कंपोनेंट एक इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर एफ कॉस 60 आ जाएगा और एफ साइन 60 आ जाएगा। नीचे क्या लगेगा, तो एम जी, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। और लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे लगेगा। वर्टिकल बैलेंसिंग से एन ऊपर एन है और नीचे कितना, √3g प्लस। ये बताया था कि क्या करना, तो नॉर्मल क्यों निकालते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए, तो म्यू से गुना करके लिमिटिंग में कन्वर्ट कर दोगे और म्यू टाइम से एन कर लोगे। और वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ से भी करोगे एफ़ की वैल्यू उतनी आएगी, एफ़ को एक तरफ करके सॉल्व कर लेंगे, BC आ जाएगा। इससे 20 न्यूटन ज़्यादा जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, पुश के थ्रू स्टार्ट करने के लिए 20 न्यूटन या उससे ज़्यादा का फोर्स लगाना पड़ेगा, 20 न्यूटन और मोर। तो पुलिंग पुशिंग का केस आपका तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने फर्दर। तभी क्या कर रहे थे हम लोग, सिंगल ब्लॉक के लिए कर रहे थे, सिंगल ब्लॉक था। अब जो है इसको स्टार्ट ही कर देता हूँ, आज स्टार्ट होगा तो क्या होगा हमारा, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा एफ जो होगा, और पीछे लिमिटिंग, एक्सेलरेशन निकाल के प्रोसीड कर जाओगे। जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या हमारा लिमिटिंग फोर्स, ये की वैल्यू तो एफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस एफ एल बाई एम कर लोगे। ठीक है यहाँ तक। बाय द वे आगे की तरफ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, आगे की तरफ कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। ऐसे एग्जांपल ले लें जहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या, तो स्कूटर चल रहा था, ऑलरेडी स्कूटर क्या कर रहा था, और अपने स्कूटर का इंजन ऑफ कर दिया, तो ऑफ कर दिया तो ये कंपोनेंट कितना हो गया, 0 हो गया। पहले जब स्कूटर चल रहा था तो ये फोर्स था, और इसको ऑफ कर दिया तो क्या हो गया, ये तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 0 रख दोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एफ एल बाई एम। तो क्या काम करेगा, रिटार्डेशन का काम करेगा। तो स्कूटर रोड पे चल रही थी, रफ रोड पे, इंजन ऑफ कर दोगे तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता हमारा, स्टॉप हो जाता। तो वो पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अगर एफ 0 है। समझ आ गया, एग्जाम्पल दे दिया गया आपको। स्कूटर चल रही है या कोई रफ सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड भी दे करके थ्रो कर दिया, रफ सरफेस पे ऑब्जेक्ट को स्पीड भी दे करके क्या कर दिया आपने, थ्रो कर दिया। जस्ट थ्रो किया था हम लोग, जब थ्रो करते किसी ऑब्जेक्ट को तो क्या दिया जाता है, इसको यहाँ पे कितना दिया, तो भी दे दिया आपने, वेलोसिटी भी दे दिया रफ सरफेस पे। अगर स्मूथ होता तो न्यूटन का पहला नियम लागू होगा, चल रहा तो चलता ही रहेगा। बट यहाँ पे है क्या, पीछे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, नॉर्मल की वैल्यू एम जी, नॉर्मल एम जी, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी। तो पीछे जो रिटार्डेशन होगा तो नेट फोर्स कितना है, म्यू एम जी, मास से डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा रिटार्डेशन, तो म्यू जी आ जाएगा। तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी, मास से डिवाइड कर दो, रिटार्डेशन की वैल्यू म्यू आ जाएगी, म्यू जी आ जाएगी। रिटार्डेशन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे म्यू जी हो जाता है। याद होगा स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस लिखवाया था लोगों को, स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग डिस्टेंस u स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ ए की जगह कितना डाल दूँ, और स्टॉपिंग टाइम कैसे निकाला था इन दोनों को, तो पहले क्वेश्चन में तक v इक्वल टू u प्लस ए टी में। हाँ लेकिन फोर्स जो है ना, फोर्स नहीं देते हैं किसी को, क्या देते हैं,
किसी को वेलोसिटी देते हैं। ये जो ना किसी ऑब्जेक्ट को हमने तो ऐसे फेंक दिया, ये फेंक दिया तो क्या दिया, वेलोसिटी दिया, मोमेंटम दिया, फोर्स नहीं देते हैं। समझ आई बात नहीं? फेंक दिया, वी स्पीड से फेंक दिया तो क्या है, तो आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा, पीछे क्या लगेगा, ऑटोमेटिक तो फ्रिक्शन लगेगा, जिसके कारण क्या निकाल लेंगे आप, तो एक्सेलरेशन का एक मोशन के अगेंस्ट काम कर रहा तो रिटार्डेशन का काम करेगा। तो म्यू एम जी भाई एक एम कर लोगे, रिटार्डेशन की वैल्यू म्यू जी आ जाएगी। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रिटार्डेशन वैसे ही पूछे रहते हैं तो कितना बताएंगे आप, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रिटार्डेशन म्यू जी कॉरस्पॉन्डिंग जो है तो कितना टाइम का तो स्टॉप हो जाएगा, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओगे। फाइनल स्पीड क्या होना, 0 होना, इनिशियल भी माना है तो कॉरस्पॉन्डिंग रखो तो टी की वैल्यू इतनी टाइम का तो स्टॉप हो जाएगी, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्टॉप होगा। ये पहला नंबर फार्मूला सी है, निकल के आ जाएगा, और ये तीसरा नंबर वाला फार्मूला से आ जाएगा। ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो ऐसा कर लिया गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आइडेंटिफाई कर लिया आपने। तो फर्दर देखें, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वन मोर कॉन्सेप्ट आता है। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है हमें, कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स क्या क्या लग रहा है, एक तो नॉर्मल लग रहा है, कितना होगा ये एम जी के बराबर है। सपोज क्या मोशन आगे की तरफ करवाना चाहते हो या मोशन ना भी करवाना चाहते हो तो क्या लग रहा होगा, लिमिटिंग तो वैल्यू निकालेंगे ना, तो लिमिटिंग कितना होगा यहाँ पे, तो डैट विल एफ एल की वैल्यू म्यू एम जी, और ये नॉर्मल की वैल्यू कितनी हमारी है एम जी, तो ये क्या बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स है। नॉर्मल की वैल्यू एम जी हो गई और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस एम जी हो गई। ये फोर्स और ये फोर्स दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। हमने एफबीडी में मैक्सिमम वैल्यू दिखा दिया। अब आपको ज्ञान हो गया ना कि अगर रेस्ट में है तो यहाँ पे फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, वो अप्लाइड के बराबर होगा। यहाँ पे कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। समझ आई बात? तो कल ज्ञान दिया था तो आज क्या करना तुम्हें, आज अप्लाई करना है कि ऐसा मान लेंगे। अब वहाँ वैल्यू अगर नहीं अप्लाई है तो फ्रिक्शन 0 है और लिमिटिंग वैल्यू इतनी होगी। हम कौन से वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैक्स वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। ये इसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। इसको भी कांटेक्ट फोर्स, इसको भी। तो कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट निकालने जा रहे हैं। कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट तो कितना आ जाएगा और किधर आ जाएगा, तो कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। कितने आ जाएगा, तो एम जी का स्क्वायर एंड, तो एम जी का स्क्वायर ऐसा लिख दें। रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स यही है ना, रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स यही है। अब बताओ, ये रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स है और ये क्या हमारा नॉर्मल फोर्स है, तो इनके बीच का एंगल बन रहा लैम्डा, तो इसी को क्या बोलते हैं, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। रिपोज आगे आएगा, इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या डिफिनेशन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल। जिनको लिखने की ज़रूरत है तो लिख लें, बाकी ये सब डिफिनेशन इतना तो कॉमन है कि अब वैसे सुन लिया तो याद हो जाता है लोगों को। रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किसी को लिखने की ज़रूरत है तो लिख लें, बाकी ये काफ़ी कॉमन है, एक बार आपने सुन भी लिया तो याद रह जाता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू अभी निकाल दूंगा, टेन लैम्डा की वैल्यू तो म्यू के बराबर आ जाएगा, म्यू एस के बराबर आ जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो दैट इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ contact force, angle between resultant of contact force and normal
एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड, तो ये रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स की कौन सी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है ये, और ये एंगल कितना लैम्डा है, तो tan लैम्डा की वैल्यू ऐसे निकालोगे, ये कितना हमारा, तो डेट विल म्यू एम जी, ये म्यू एस एम जी, और ये कितना हमारा एम जी है। ये पैरेलल ट्रांसलेट कर लोगे यहाँ से, इसको वैल्यू को पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं ऐसे। तो tan लैम्डा ट्रायंगल में कितना बताता हुआ है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, tan लैम्डा परपेंडिकुलर बाई है, तो ऐसे निकाल लोगे। लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, ये लैम्डा क्या निकल गया तुम्हारा, तो डेट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन आइडेंटिफाई कर लिया आपने। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू tan इनवर्स म्यू एस, और बाकी रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स से क्या यहाँ पे पता करना होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan इनवर्स म्यू एस आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा जो है, तो रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है हमारी, और रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब सरफेस स्मूथ होगा तो कितना हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, एम जी हो जाएगा। आर यहाँ रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, आर यहाँ किसको इंडिकेट कर रहा है, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगी, एम जी से लेकर के एम जी रूट ऑफ 1+, ये वैल्यू कब कब लागू होता है, स्मूथ सरफेस पे, या दूसरा जब ऑब्जेक्ट रफ सरफेस पे रखा हुआ बट देयर इज नो अप्लाइड फोर्स, वहाँ पे अप्लाइड फोर्स है नहीं है। समझ नहीं आई बात, या तो स्मूथ सरफेस पे, या एक केस ऐसा आया था ना जहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है हमारी, रफ सरफेस पे होने के बावजूद भी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 होती है ना, तो वहाँ पे भी कितना आ जाएगा रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ आई बात नहीं है, तो ये सवाल लिखा रहता है कि रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू एम जी, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू एम जी आइदर ऑन अ स्मूथ सरफेस और ऑन ए रफ सरफेस वेयर तो देयर इज नो अप्लाइड फोर्स। जब अप्लाइड फोर्स नहीं हो तो वहाँ भी फ्रिक्शन की वैल्यू कितना अज्यूम करते हैं हम लोग, तो 0 अज्यूम करते, तो वहाँ भी रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कितना यूज करेंगे आप, एम जी के बराबर यूज करेंगे। तो रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स का तो रेंज पूछा जाएगा तो ये बता दोगे। रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन होता है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करेगा, ये पूछे जाते हैं, बॉक्स में डाल दिया, ये सारे रिजल्ट्स यूज होते हैं। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हाँ जी, स्मूथ सरफेस पे एक ही फोर्स होगा कॉन्टैक्ट वाला, नॉर्मल होगा, ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स भी क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। या दूसरा एक कैसा, आप सुबह से तुम यही बात कर रहे हो आज कि यह सुबह से तुम ये बात कर रहे हो, मैं यही सोल्यूशन भी दे रहा हूँ कि ये ऐसा रखा हुआ, तो यहाँ फ्रिक्शन कितना बताएंगे, यहाँ 0 बताएंगे ना, अभी तो पूछ रहा हूँ, अभी अप्लाइड फोर्स नहीं है, अप्लाइड फोर्स नहीं है ना इस पर, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, रफ सरफेस है या नहीं है, रफ सरफेस है, लेकिन फ्रिक्शन यहाँ पे क्या वैलिड 0। तो रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स में एक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो गई और नॉर्मल की वैल्यू एम जी है, तो रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आ जाएगा, एम जी हो जाएगा। रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा, बोल रहा हूँ कि किसी केस में जब अप्लाइड फोर्स नहीं होता वहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितना अज्यूम करते हैं हम लोग, 0, तो उस केस में भी रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आएगा, एम जी आएगा। या अगर सरफेस स्मूथ है तब तो रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एम जी आएगा। तो ये 2 केस होते हैं, तो पूछे रहते हैं, 2 क्वेश्चंस पूछे थे कि रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक होगा। वो रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कब कब होता है, तो वो 2 सिचुएशन में होते हैं, तो वो अपने आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो नेक्स्ट बनी तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक का एक केस होता है, ऑलमोस्ट हर एक किताब में तो ऐसे 1-2 एग्जाम्पल दिए रहेंगे, देख लें पूरा अच्छे से समझ लें इसको। प्रीवियस ईयर में तो एक बार पूछा भी गया 2 ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चंस,
ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता, समझेंगे आप। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक का केस है, और क्या होता था मोस्टली जो यूजुअली ऑब्जेक्टिव के लिए जो पॉसिबिलिटी होती है, तो ये वाला नीचे वाला सरफेस स्मूथ होता है, बीच वाला सरफेस हमारे क्या होता है, रफ होता है, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होगा। और दो पॉसिबिलिटी होती है, एक बार फोर्स कहाँ लगाते हैं, नीचे वाले ब्लॉक पे, और एक बार कहाँ लगाते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक पे। और ये जो फंडा है ना, तो यहाँ पे तो सीखोगे ही, और 2-4 चैप्टर्स में और जरूरत पड़ेगी इनकी, रोटेशन में या सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इन चैप्टर्स में भी जाकर जरूरत पड़ती है इस फंडे की। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख के क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखेंगे, और एक बार कहाँ फोर्स लगाएंगे, ऊपर वाला ब्लॉक पे, दूसरी बार कहाँ फोर्स लगाते हैं, एक बार नीचे वाला पे, एक बार ही ऊपर वाला पे। कौन सा केस को पहले स्टार्ट करूँ, मतलब दोनों केस में बेसिक फंडा सेम है, बाकी रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे, बस बेसिक फंडा क्या है हमारा, सेम है। तो कौन सा केस पर करूँ, ये वाला या वो वाला। नीचे वाला ब्लॉक पे फोर्स लगाया जा रहा है, देखें 4-5 लाइन है, उन लाइन को याद रखोगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे सोल्व हो जाएंगे। मोस्टली जो हमारे ये वाला यहाँ पे भी रेफरेंस हो सकता है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है यहाँ पे। बट ये जो स्पेशल केस मान रहे हैं जहाँ पे क्या हमारे यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन होगा तो भी जो फंडा है तो वैसे ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पहले होता है क्या वो सुन लें। ये फोर्स की वैल्यू नहीं लगाओगे, ये फोर्स की वैल्यू नहीं लगाएंगे, तो दोनों क्या हैं, साथ ही रहेंगे। दोनों का मोशन क्या हो रहा है, तो मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, साथ में ही है। तो एक केस तो ये यूज करेंगे। और अब दूसरा केस होता है कि अगर एक छोटा सा फोर्स लगाया, जब छोटा फोर्स लगाओगे तो दोनों क्या रहेगा, साथ रहेगा। एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स तक के दोनों क्या रहेगा, और उससे ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाता है। तो यही हमें पढ़ना होता है, यही एक फोर्स निकालना होता है। एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, एफ की क्या निकालो आप, एफ की मैक्सिमम वैल्यू निकालो जहाँ तक, हाँ, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो, सेम हो। बोथ ब्लॉक मूव्स विथ सेम एक्सेलरेशन, बोथ ब्लॉक्स मूव्स एज ए कंबाइंड ऑब्जेक्ट, बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। या तो सेम एक्सेलरेशन से बोले, साथ में फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ फॉर विच बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, बोथ ब्लॉक्स मूव विथ सेम एक्सेलरेशन, बोथ ब्लॉक मूव्स एज ए कंबाइंड ऑब्जेक्ट। कुछ भी लिखा हो लैंग्वेज एक ही बात है। एफ की एक वैल्यू होगी, वहाँ तक दोनों क्या रहेगा, साथ साथ चलेगा। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। साथ साथ चलने का मतलब ही दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। और उससे ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एक पार्टिकुलर फोर्स तक क्या होता है, दोनों का एक्सेलरेशन साथ होता, तो उसी फोर्स को हम निकालने जा रहे हैं, उसी फोर्स को क्या करने जा रहे हैं हम लोग, फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू कितनी होगी, एक्सट्रीम वैल्यू कितनी होगी, ताकि जो है दोनों क्या करें। तो ध्यान सुनोगे, जो प्रोसेस होता था बस इतना ही होता। ये सब बातें तो तुम बता दोगे ना, कि यहाँ पे नॉर्मल तो बता दोगे तुम लोग। यहाँ पे नॉर्मल कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, और यहाँ पे नॉर्मल स्मॉल एम इंटू जी। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन जीरो को कोई रफनेस है ही नहीं, और यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस एम जी। इतनी बात तो समझ में आ गया। नॉर्मल बताया था, जिस पॉइंट पे निकालते हैं उसके ऊपर वाले मास को जिस गुना कर देते हैं। यहाँ पे नॉर्मल निकालते हैं इसके ऊपर वाले मास को एम प्लस एम इंटू जी। तो नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लिमिटिंग फ्रिक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इतनी वैल्यू आपके लिए तो निकाल लिया आपने। अब कंडीशन क्या है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो क्लाइमेक्स से समझने वाला कुछ पॉइंट यहीं पे है। इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इस पे क्या लगा रहे हैं, तो पहले तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देख लें। यहाँ पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, इस पे इसको फोर्स लगाएंगे तो जाएगा कहाँ, ये इसके रिलेटिव स्लिपिंग कहाँ होगी, आई कैप में। इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा, तो कैपिटल एम पे माइनस आई कैप में, तो स्मॉल एम पे कहाँ लग जाएगा। तो पहले देख तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन देख लिया, कैपिटल एम पे कहाँ पे और स्मॉल एम पे।
इस पे माइनस आई कैप में क्यों? क्योंकि स्लिपिंग आगे हो रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। और फिर एक्शन रिएक्शन से ट्रांसफ़र कर देंगे इस पे, तो इसकी किधर आ गई? आप देखेंगे दोनों को साथ में चलाने के लिए तो मैक्सिमम फोर्स तक निकालना हमें। क्या निकालना है? साथ में चलने के बाद दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो सेम किसके रिस्पेक्ट में होगा? दोनों का एक्सेलरेशन सेम किसके रिस्पेक्ट में होगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में? दोनों हमने मैक्सिमम फोर्स निकालना ताकि दोनों साथ में चलना। तो साथ में चलने के बाद तो कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में क्या है? ये रुका हुआ रहेगा। कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा? दोनों साथ में किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा है। समझ आ गई बात? साथ में चलना है तो साथ में चलना, तो ये इसके रिस्पेक्ट में तो स्टेशनरी है, बट दोनों क्या कर रहा है? चल किसके रिस्पेक्ट में रहा है? फिर तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों का एक्सेलरेशन कितना माना हमने? ए। मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं। कौन सा फ्रेम से कर रहे हैं? ग्राउंड फ्रेम से सोल्व कर रहे हैं। सूडो फोर्स की जरूरत है नहीं रहेगी। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक जब रहता है तो वहाँ पे एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, बट यहाँ पे हम लोग कहाँ से सोल्व कर रहे हैं? ग्राउंड फ्रेम से कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ, दोनों क्या है तो रेस्ट में। तो हम सूडो फोर्स में नहीं जा रहे, हम कहाँ जा रहे हैं? फिलहाल ग्राउंड फ्रेम में सोल्व कर रहे हैं। क्लियर हो गया? इतनी बातें। फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताएंगे साहब, कैसे निकाला? बोलोगे इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये आगे जाएगा, तो इस पर फ्रिक्शन आगे पीछे दिखा देगा। इस पर पीछे तो इस पर कहाँ? ठीक है यहाँ तक। अब तो बता दिया कि ग्राउंड फ्रेम में दोनों लोग आगे जा रहे हैं, बट कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में ये क्या हमारा? रेस्ट में है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ए है और इसका भी ए है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए माइनस ए। तो डैट में रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी 0। क्लियर है ये? तो आप देखेंगे दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना, क्या होना है? लेकिन न्यूटन लॉ क्या कहता? न्यूटन लॉ का पहला नियम ये कहता है कि जिस पे फोर्स लगा वो तो चलेगा, बट ये क्यों चलेगा? समझ आया बात? नहीं आया? न्यूटन लॉ ये बोलता है ना कि धक्का मारेंगे तब चलता है, एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ तब चलता है कोई सिस्टम। तो इस पर तो तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इसलिए ये चल रहा है एक्सेलरेशन से, बट ये क्यों चल रहा है? ये बोलेंगे ये फ्रिक्शन के कारण चलता है। ऊपर वाला क्यों चलता है? समझ आई बात? तो यहाँ पे फ्रिक्शन किसका काम कर रहा है? पॉजिटिव एजेंट का काम कर रहा है। स्मॉल एम को चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है ना? समझ में आई बात? स्मॉल एम को चलाने के लिए फ्रिक्शन ही है वहाँ पे। कैपिटल एम तो फोर्स एफ लगा रहे हैं इसलिए वो चल रहा है, बट स्मॉल एम क्यों चल रहा है? फ्रिक्शन के कारण। ठीक है ये? अब जो फ्रिक्शन के कारण चल रहा है, फ्रिक्शन के कारण चल रहा है, तो हम जानते हैं कि उसकी एक लिमिट होगी। फ्रिक्शन एक की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, उतना ही तक वो क्या कर सकता है? साथ में चल सकता है। यही जो तो क्लाइमेक्स है हमारा, ये वाला कितने तक चल सकता है? एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है, वहाँ तक ही साथ दे सकता है। समझ आई बात? नहीं आई? तब जो सोल्यूशन करने का जो तरीका होता है, जब एक्सेलरेशन चूज करने की बात होगी, दोनों का क्या होना है? सेम होना है। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना है? तब सोल्यूशन का पॉइंट सुनोगे, इस पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, जो ब्लॉक फ्रिक्शन के कारण चलता है, जो ब्लॉक किसके कारण चलता है, उस ब्लॉक का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकाल लें। उसका क्या निकाल लें? मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकाल लें, और उतना ही एक्सेलरेशन से क्या करेंगे? इस ब्लॉक को भी चला देंगे। उतना ही एक्सेलरेशन से क्या करेंगे? इसको ब्लॉक, इस ब्लॉक को भी चला देंगे। और जब दोनों ब्लॉक का कंबाइंड एक्सेलरेशन आ गया, दोनों का एक्सेलरेशन हमें पता हो गया, तो जो मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे। टोटल मास इंटू, वंस मोर, पहला पॉइंट ये था कि जो ब्लॉक फ्रिक्शन के कारण चल रहा है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, और साथ में चलाने के लिए दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? वही होगा। वही मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए होगा? दोनों के लिए होगा। तो मैक्सिमम जो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल मास को मैक्सिमम एक्सेलरेशन से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नियम खत्म हो गया, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। पहला स्टेप क्या बताया साहब? जो फ्रिक्शन के कारण चल रहा है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है? और वही क्या होगा? दोनों का होगा साथ चलने के लिए, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन को टोटल मास से गुना कर देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकल जाएगा बोथ ब्लॉक्स टुगेदर चलने के लिए। 3 स्टेप्स में तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी।
किसको याद हो गया पहला स्टेप? जो ब्लॉक फ्रिक्शन के कारण चलता है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और वही एक्सेलरेशन दोनों का होगा, क्योंकि साथ में चलाने का कंडीशन पढ़ रहे हैं। और मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए टोटल मास को एक्सेलरेशन से गुना कर देंगे। खत्म हो गया। देखिएगा मैं कर दे रहा हूँ। अभी ये स्टार्ट हो रहा है, अभी टॉपिक ना ख़त्म नहीं हुआ, डरेंगे नहीं कोई। आप चाहेंगे तो इसी एक टॉपिक पे तो 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 10 ब्लॉक, 20 ब्लॉक लेकर के पूरी लाइफ निकाल सकते हैं। बट हमारे पास लिमिटेशन होता है कि हमारे एग्जाम में 2 ब्लॉक तक मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ तक करके अदरवाइज जो है तो पूरी लाइफ इसी पे चल सकता है कि 2, 3, 4, 5, 10, 20 लेते रहें आप ब्लॉक। देखिए तरीका देख लेंगे। अब हर एक लोगों ने बता दिया था कि इस पर जो लेग फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड कितना आएगा और डायरेक्शन कितना आएगा। स्मॉल एम पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू एम जी, और किधर आएगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है तो म्यू एम जी, और मास से डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यही हो गया। स्मॉल एम जो फ्रिक्शन के कारण चल रहा है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो दोनों का मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी इतना ही होगा। एफ मैक्स निकालने के लिए एम प्लस एम इंटू ए मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर विच बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ये तरीका ख़त्म हो गया। बाउंड्री वैल्यू निकल के आ गई। एफ मैक्स फॉर विच बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, इतना फोर्स या इससे कम फोर्स के लिए दोनों क्या होंगे, साथ चलेंगे, और इससे ज़्यादा फोर्स के लिए दोनों अलग अलग चलेंगे। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। इतना फोर्स या इससे कम के लिए, इससे कम का मतलब क्या है, मतलब ये बोला जा रहा है कि फोर्स की वैल्यू ये होगी जब एफ की वैल्यू कितनी 0 से लेकर के म्यू जी एम प्लस एम तक क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा A1 इक्वल टू A2। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए अगर बोल देंगे तो कैसे निकाल लोगे, तो F बाई टोटल मास से डिवाइड करके निकाल लेंगे। ये सिर्फ फोर्स का रेंज यहाँ से यहाँ तक के लिए, फोर्स का रेंज यहाँ से यहाँ तक के लिए दोनों का एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है। और निकालना होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, तो जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वहाँ पे टोटल मास से क्या कर देंगे, डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ये। और इससे ज़्यादा जब फोर्स लगा देंगे, फोर्स जब इससे इतना या इससे कम फोर्स के लिए, इससे कम का मतलब क्या, 0 से यहाँ तक, 0 से यहाँ तक के लिए दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बराबर होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे A1 A2 की वैल्यू, तो जो फोर्स लगाया जा रहा है टोटल मास से क्या कर देंगे, डिवाइड करके निकाल लेंगे। एंड इससे ज़्यादा फोर्स अगर लग गया, इससे ज़्यादा फोर्स लग गया तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हमारा अलग अलग हो जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है, F इज मोर देन, तो डेट विल म्यू जी। अगर ये है तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, A1 अलग होगा, A2 अलग होगा। A1 जो होगा तो A1 ऊपर वाले को मान लेते हैं, ये वाला, तो A1 के लिए तो वैल्यू जो है तो म्यू जी आ जाएगा एक्सेलरेशन। देख लो यहाँ पे A1, ये M और M, A1 का तो वही औकात था ना, ऊपर वाले का तो इतना ही औकात था, फ्रिक्शन ही इसको चला रहा था। उसको कौन चला रहा था, इसको जो है तो ये फोर्स अपने यहाँ पे लगाया था, इसको कौन चला रहा था, ऊपर वाले कौन चला रहा था, फ्रिक्शन। ऊपर वाले के लिए A1 निकालना, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन A1 मान लिया, तो A1 के लिए तो क्या लिया, उस पर कितना फोर्स, म्यू एम जी बाई, उसके मास से डिवाइड कर दो, A1 निकल जाएगा। और नीचे वाले पे फोर्स लग रहा है, नीचे वाले पे फोर्स लग रहा है F, और नीचे वाले पे और क्या लग रहा होगा, तो नेट फोर्स कौन बता देगा, इसके मास से डिवाइड कर देंगे।
दोनों का एक्सेलरेशन जब अलग अलग होगा तो उसको निकालने के लिए क्या करना होगा? तो ऊपर वाले का तो औकात पता ही है, ऊपर वाले का औकात पता है। समझ आ गई बात? जब नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा एक वैल्यू लेकर काम कर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स होता है, वहाँ तक दोनों का एक्सेलरेशन साथ होता है, और उससे ज़्यादा फोर्स के लिए दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा? अलग अलग हो जाएगा। ग्राफ में दिखाना चाहोगे तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा दोनों का कि अगर नीचे वाला ब्लॉक पे फोर्स लगाया जा रहा था तो क्या कहेंगे आप? जो आप फोर्स लगा रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन के लिए एफ एंड ए का ग्राफ, तो एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स के लिए क्या होता है दोनों? तो इनिशियली ग्राफ क्या होगा दोनों का? सेम ही होगा, एक ही ग्राफ होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उससे ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो क्या होता है उस केस में? तो A1 की वैल्यू तो उतनी रह जाएगी। A1 की वैल्यू कितनी रह गई? म्यू जी। जबकि इसमें फोर्स बढ़ाते जाओगे तो इसका क्या होता जाएगा? एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। अरे उसकी वैल्यू F1 की वैल्यू कैपिटल F की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, कैपिटल F की वैल्यू क्या करते जाएंगे? इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा? बढ़ रहा है। तो A1 की वैल्यू क्या रहेगी हमारी? म्यू जी रहेगा। अरे A1 की वैल्यू तो A1 की वैल्यू तो म्यू जी रहेगा ना। क्यों चल रहा था वो? फ्रिक्शन कारण। वो तो आगे का केस हो गया ना, जब साथ में चल रहा तो वहाँ तक करते हैं, सेपरेशन का टाइम अलग से निकाल लेंगे। फ्रिक्शन उसको दौड़ाता नहीं है, समझ आई बात नहीं है? ऐसा नहीं होगा ट्रेन के पीछे वाले बॉगी पे रखा था, फ्रिक्शन कारण जो दौड़ के आगे गिर गया। समझ आई बात है? कुछ टाइम लगता तो पहले एक टाइम हम लोग क्या डिसीजन करते हैं कि साथ में ही चल रहा है, तो उसके लिए साथ में चलने के लिए ऐसा कर लिया। सेपरेशन करना होगा तो सेपरेशन हम लोग कर लेंगे, अलग से अलग केस आएगा वो। इतना फोर्स तक दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा, और उसके बाद क्या होगा? तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? म्यू जी रह जाएगी। जबकि जो नीचे वाले का फोर्स बढ़ाते जाओगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो डायग्राम एक्सेलरेशन एंड एफ के लिए तो ऐसा बन जाएगा। यहाँ तक दोनों का एक्सेलरेशन A1 एंड A2 दिखा दिया गया। वैल्यू एक ले लें जल्दी से, देख लेंगे। मैं कर दे रहा हूँ, आपको एग्जांपल चाहिए तो कुछ एग्जांपल दे दूंगा, आप आराम से कर लेंगे। ये ओपन फंडा के ऐसे से करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अभी जो तो जितना तक समझाया था उतना तक पहले कनेक्ट करें। कुछ और डेटा इसमें पूछा जाता तो वो हम लोग कर लेंगे फिर से। नेक्स्ट सेटअप डाटा फिर से पूछा जाता है। जैसे एक ने उठाया बात कि सेपरेशन टाइम निकालो, तो ऐसे कुछ और पैरामीटर भी जुड़ जाते हैं जब A1 A2 निकालेंगे उसके बाद, तो वो वाला केस भी कर लेंगे। ऊपर देगा फोर्स अभी कौन से पे लगाया जा रहा है? नीचे वाले पे। तो पहले तो ये क्रिटिकल वैल्यू निकालना था। एफ मैक्स की वैल्यू बताओ, एफ मैक्स की वैल्यू निकालना, ताकि बोथ दोनों क्या चलें? साथ साथ चलें, बोथ टुगेदर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ फॉर विच बोथ मूव टुगेदर, बोथ मूव टुगेदर। नीचे वाला स्मूथ है और ये 4 किलो 2 किलो। म्यू की वैल्यू 0.2, कितने लोगों का 12 न्यूटन आ गया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ फॉर विच बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। फार्मूला लगा दोगे अपना, म्यू जी एम प्लस एम। अगर मैक्सिमम फोर्स पूछा जाएगा साथ साथ चलने के लिए तो म्यू जी एम प्लस एम है। एम प्लस एम 6 हो गया, म्यू जी 2 हो गया, गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 12 न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समझ आ गई बात? या अगर बोलेगा साथ साथ चलाने के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन बता दो। साथ चल रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन लेक फाइंड आउट कर लें। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ से निकले? ऊपर वाला से नीचे वाले से? ऊपर वाला से। तो ऊपर वाला का तो नॉर्मल कितना है? नॉर्मल 2G, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू n to n, और मास से डिवाइड कर दो। तो ए की वैल्यू जो मैक्स एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और मैक्स एक्सेलरेशन जब पता चलेगा तो मैक्स फोर्स निकालने के लिए टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन से गुना कर देंगे। तो 6 गुने 2 कर देंगे, ऐसे भी निकाल सकते हो। या तो फार्मूला लगा लो या प्रोसीड्यूर वाइज कर लो। क्लियर बात हो गई? अब सवाल यहाँ के बाद स्टार्ट होता है। क्वेश्चंस रहेंगे तो
एक कैटेगरी एफ की वैल्यू पूछी जा सकती है, दूसरा कैटेगरी क्या होता है। इस केस में हमें दो केस बन जाएगा, एक होगा कि एफ की वैल्यू दिया हुआ, देखो इधर बोला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा कि डायग्राम दिया हुआ और बोला है कि एफ की वैल्यू इतनी है। ये जो है तो डायग्राम में तो एफ मैक्स निकालने नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, एफ ऑलरेडी दिया हुआ है, डिसीजन लोग ऊपर देगा। एफ मैक्स निकालना होगा तो जस्ट फार्मूला लगा के आपने कर दिया क्लियर। हमें बोला है कि एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, एफ की वैल्यू 8 न्यूटन दिया हुआ, फोर्स की वैल्यू कितना न्यूटन दिया हुआ। समझ आएगा, ध्यान सुनोगे सॉल्यूशन कैसे करते हैं। नीचे वाला स्मूथ है, कैपिटल एम स्मॉल एम, फोर्स 8 न्यूटन कहाँ पे लग रहा है, नीचे वाले पे लग रहा है। तो तरीका ये होगा कि हम पहले बाउंड्री वैल्यू टेस्ट करेंगे। बाउंड्री वैल्यू से म्यू जी एम प्लस एम से कितना आ गया 12, सवाल में कितना दिखाया हुआ, तो हम जान चुके कि 12 से कम के लिए क्या होगा, ये तो 7 चलेगा। तो 4 ऑप्शन तो यही बता सकते हैं कि ये डायग्राम दिखाया हुआ है, 4 ऑप्शन नीचे दिखे, नीचे तो फॉलोइंग इज ट्रू। तो तुम टिक क्या करोगे, बोथ ब्लॉक मूव है एज ए कंबाइंड ऑब्जेक्ट। वो बाउंड्री वैल्यू हमारे दिमाग में याद होना चाहिए कि नीचे वाला जब स्मूथ है, नीचे वाला भी फोर्स लगाते हैं तो क्रिटिकल वैल्यू कितनी होती है, तो म्यू जी एम प्लस एम 7 चलने के लिए। तो उस फार्मूले से पहले टेस्ट कर लिया, कितना आएगा वो 12 न्यूटन। अब क्वेश्चन में क्या दिखा रखा है 8 न्यूटन, तो हम बोलेंगे दोनों क्या करेगा 7 चलेगा, और 7 चलेगा तो बोलेगा क्या निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। 7 चल रहा है, यहाँ पे क्या बताएंगे, दोनों ब्लॉक क्या कर रहा है, ये देखोगे, ये मैंने लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ था, सवाल इतना लिखा हुआ था, 4 ऑप्शन दे रहेंगे, तो क्या तुम कमेंट्री करोगे, तो बोथ मूव टुगेदर, और टुगेदर मूव करा तो एक की वैल्यू निकालो। तो एक की वैल्यू कितना ले लेंगे आप, 8/6 कितना ले लेंगे, क्लियर हो गई बात ये। तो अब ऑलरेडी जो ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप। अगर यहाँ पे 2 न्यूटन होता तो क्या आंसर देंगे, तो अभी भी बोलेंगे 12 न्यूटन से कम है, 12 से कम है ना, अभी भी 7 चलेगा। मतलब मैं वैल्यू यहाँ चेंज करता रहूँ, 1 न्यूटन बोलूँगा तो भी क्या बोलोगे 7 चलेगा, 2 न्यूटन पे भी क्या करेगा, 3 न्यूटन पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, 7 पे भी, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 ऐसे 12 तक देंगे। तो क्या आप कमेंट्री करेंगे, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू चेंज करके तो उतने पॉसिबल किताबों में क्वेश्चन मिल सकते हैं कि वैल्यू ये दे दिया, कुछ कहीं 2 लिख दिया, कहीं 4 लिख दिया, तो कमेंट्री तुम्हारी होगी कि दोनों 7 चलेगा। एक्सेलरेशन निकालना तो 2 लिखा हुआ अगर तो कितना कर लोगे, 2/6 कर लोगे, कितना कर लोगे, 2 न्यूटन लगाओ, 2/6 कर लो, 8 न्यूटन लिखा हो तो 8/6 कर लेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को बता देगा। दोनों कैसे चल रहा है, 7 चल रहा है, वैल्यू ख़त्म हो गई। आप देखोगे यहाँ पे अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कमेंट्री तुम्हें करना है। आप बोला जा रहा है कि यही सवाल यही है, आप बताओगे, क्वेश्चन चेंज हो गया, 18 न्यूटन दिखाया हुआ सवाल में, ये सवाल ही छपा रहेगा ऐसा ही, ये पूरा डायग्राम छपा रहेगा, 18 न्यूटन दिखाया हुआ रहेगा। सॉल्यूशन कहाँ से सोचना शुरू करोगे, एफ मैक्स की वैल्यू म्यू जी एम प्लस एम होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन 7 चलने के लिए, तो 12 न्यूटन तक 7 चलता है, 1 2 3 4 12 तक, 0 से 12 तक 7 चलता है। यहाँ 18 दिखाया हुआ, क्या दिखाया हुआ है 18 दिखाया हुआ है, 7 नहीं चलेगा, 7 नहीं चलेगा, समझ आई बात नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी को एग्जाम के लिए हाई होती है, समझ आई बात नहीं है, क्योंकि आगे जब जाओगे ना तुम्हें रिपोर्ट ही पढ़ना होता है, रिपोर्ट देख के काम करना होता है कि उसमें रेंज होता है सभी चीज़ों का, एक पार्टिकुलर रेंज तक आदमी क्या रहता है, अरे ईसीजी और ये वो सब जानते होगा ना कि उसमें एक पार्टिकुलर रेंज आता है, उसके लिए क्या होता है, तो आदमी हेल्दी है, अदरवाइज उसके बाहर रेंज के लिए क्या बोल देते तुम, अनहेल्दी लेक अनाउंस कर देते ना, समझ नहीं आई बात, नहीं बहुत सारा चीज़ आता है, एक ही चीज़ नहीं, हज़ारों इंडिकेटर होते हैं बॉडी के लिए, समझ आई बात। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी हाई होती है और लोगों को दिक्कत भी इसमें आती है। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें वो याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमें वो याद होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन लेवल तो आप जान चुके होगे ना कितना से कितना होना चाहिए, मतलब अच्छे हेल्दी के लिए तो हमारे ऑक्सीजन लेवल कितने होने चाहिए,
हाँ 95 से 100 के बीच में, 95 भी नहीं होता बेटा, मतलब ऐसा मान के चलते 90 से 100 तक है तो चलो काम चलेगा तुम्हारा। जैसे 90 से नीचे आ गया तो क्या मानते हो, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, फिर समझ आ गई बात। तो वो याद होता तभी तो तुम्हें बोलते हो ना कि इसको दिक्कत है, तुम रेफर कर दो तो तुम भर्ती हो जाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, समझ आई बात नहीं। तो वैसे ये एफ का फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन सामने आएगा, ये तुम्हारा क्या आ गया, पेशेंट आ गया, तुम्हें याद है कि ये कितना होता है, एफ इक्वल टू म्यू जी एम प्लस एम, उतना तक 7 होता है। यहाँ पे कितना दिखा दिया, 18। तुम क्या करोगे, रेड बटन दबाओगे या ग्रीन दबाओगे, रेड वाला दबा देंगे, बाहर निकल गया बाउंड्री से, क्या निकल गया। अब बोले दोनों का एक्सप्रेशन क्या होगा, अलग अलग होगा, दोनों का अलग अलग होगा। देखेंगे ऊपर वाले को तो हमें पता है कितना औकात है उसकी, तो म्यू जी कैसे निकाल लेंगे, तो बताओगे कि उस पर तो नॉर्मल की वैल्यू 20 है और लिमिटिंग फ्रिक्शन 4 न्यूटन है, तो 4/2 कर देंगे तो फिर एक्सप्रेशन तो 2 ही हो गया। वो तो उसकी औकात तो फिक्स है, हमें जो फ्रिक्शन के कारण चलता है वो तो मैक्सिमम में लिमिटिंग उतना ही होता है। लिमिटिंग म्यू एम जी मास से डिवाइड करके म्यू जी हो जाएगा उसका। तो नीचे वाला के लिए तो बोलेगी लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पता चल गया 4 न्यूटन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 4 न्यूटन है, पता चल गया। कैसे पता चल गया, 20 न्यूटन का नॉर्मल है और नॉर्मल को 0.2 से गुना कर देंगे तो लिमिटिंग कितना हो गया, 4 न्यूटन। आगे 18 से खींचोगे, पीछे इस पर कितना लग जाएगा, पीछे 4 लग जाएगा। 18 - 4 कितना हो गया, 14, और इसके मास से डिवाइड कर लो। इसका एक्सेलरेशन A2 निकालने के लिए तो इसका अलग से देख लोगे, इस पे बोलोगे इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, कितने न्यूटन का, 4 न्यूटन का। 18 - 4 जो भी लिख लोगे आगे 14/4 आ जाएगा। और A1 की वैल्यू 2 किलो वाले के लिए तो .W 2 × G, नॉर्मल की वैल्यू इतनी है, 0.2 से गुना कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, A1 की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट लिख सकते हो तुम, इस केस में डायरेक्ट A1 की वैल्यू लिख सकते हो। A1 A2 निकाल लिया साहब, किसको दिक्कत है, ठीक है साहब। तो आप देखेंगे इधर जल्दी से इसको प्रैक्टिस कर लें आप। अब मैं ये वेरीफाई कर देता हूँ कि क्या अगर होना है, अगर ये फोर्स की वैल्यू 18 की जगह पे कितना कर दिया गया, 28 कर लें। अब बता दें आंसर, जल्दी बता देगा। ऊपर का 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर होगा, नीचे का 24/, वेरी गुड। ऊपर का 2 ही रहेगा और ये फिर से देखो ना 12 से ज़्यादा ना 28 है, तो 28 - 4 कर लेंगे, 24/4 तो 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। पहले से ज़्यादा हो गया, कम हो गया, अरे बढ़ रहा है ना, 4 से की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये डेफिनेटली बढ़ेगा। ये आपको ग्राफ में भी दिखाया था कि A2 की वैल्यू क्या होती है, फोर्स बढ़ाने से बढ़ेगी, बट A1 क्या रहेगा, समझ आ गया वो लोगों को, A1 सेम रहेगा बट A2 क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। F बढ़ाने से बदलता जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया, A1 A2 निकाल लिया। तब क्या सेपरेशन वाला पे केस पहले कर दूं या फिर जो है तो दूसरा एक और, फिर अब इन दोनों केस में फ्रिक्शन की वैल्यू पूछ रहे थे, तो पहले कौन सा करूं, सेपरेशन वाला या लाइक जो है कि फ्रिक्शन की वैल्यू बताऊं। इन्हीं केस में, इसी डायग्राम में एक सेपरेशन वाला केस होता है कि कितने टाइम में दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाए। आंखों से दिख गया ना ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना है, अरे ऊपर वाले का 2 है और नीचे वाला का कितना है, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर चल रहा है। 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर कहाँ चल रहा है, ये आई कैप में, और ये कहाँ चल रहा है, 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर से कहाँ चल रहा है, ये भी आई कैप में चल रहा है। समझ नहीं आया, अरे इस पर नेट फोर्स कहाँ आया था, 28 - 4 आई कैप में आया था। तो आई कैप में इसका एक्सेलरेशन, इस पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था, आई कैप में, तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना है, ठीक है। ये कौन तेजी से चल रहा है, नीचे वाला ज़्यादा तेज चल रहा है और ऊपर वाला क्या कर रहा है, कम तेज चल रहा है। तो पहले तो एक सवाल ये होता है कि 2 किलो वाला आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा, पीछे गिरेगा, वो छूट जाएगा ना, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, आगे बढ़ जाएगा और ये क्या करेगा, छूट जाएगा। तो कहाँ गिरेगा, तो पहले तो आगे गिरेगा पीछे गिरेगा, एक बार कंडीशन हो जाता है।
तो डिसाइड कर लिया कहाँ गिरेगा, ये पीछे गिरेगा। समझ आई बात नहीं आई? आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा वो भी किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड करता है। कि फोर्स की वैल्यू कम होती है, एक्सेलरेशन कम होता है किसका, अगर इसका कम होता है और इसका ज़्यादा होता तो कहाँ गिरता है, आगे गिरता। और इस केस में किसका ज़्यादा है, हमारा इसका ज़्यादा है और इसका कम है, तो कहाँ गिरेगा, तो आगे गिरेगा पीछे गिरा, ये तो ये कहानी हो गई। कहाँ गिरा वो, पीछे गिरा। तो पीछे बेसिकली इस केस में 4 किलो के रिस्पेक्ट में 2 किलो कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दोनों कहाँ जा रहे हैं, आगे। बट 4 किलो के रिस्पेक्ट में 2 किलो कहाँ जा रहा है, 4 किलो के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलो, एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलो विथ रिस्पेक्ट टू 4 किलो, एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 4। 2 किलो को डिस्प्लेस करना है, 2 किलो को सेपरेट करना, तो 2 किलो का एक्सेलरेशन 4 किलो वाले के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। 2 किलो वाला का एक्सेलरेशन कितना है हमारा, 2 आई कैप, और उसका A1 माइनस A4, तो कितना आ गया ये, मतलब 2 किलो वाले का एक्सेलरेशन 4 किलो वाले के रिस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किधर की तरफ, पीछे की तरफ है। ये रिलेटिव पता चल गया। अब वो दिया रहेगा कि ये कितना डिस्टेंस पे है। एक्सेलरेशन रिलेटिव निकालने में किसी को दिक्कत है, ये बहुत लोकल काम है, घटा ले रिलेटिव निकल जाएगा। A1 माइनस A2 उसी पे बैठ के काम कर रहे हैं, 4 किलो वाले पे बैठे हैं हम लोग। तो 4 किलो वाला का एक्सेलरेशन माइनस कर दोगे, अपने आप जो आना है तो आ जाएगा। यहाँ पे आ गया वो, इसलिए तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे है, सेपरेशन भी पीछे होना है। या अब ये सवाल में लिखा हुआ रहेगा, ये लिखा हुआ था कि ये कितना डिस्टेंस था, ये कितना, तो ये सेपरेशन पे यहाँ पे कितना ये, मान लीजिए लेंथ कितना दिया हुआ, L दिया हुआ। ये यहाँ से इसको गिरने के लिए यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा ना ये, तो ये रिलेटिव में कितना चलना पड़ेगा, एस रिलेटिव की वैल्यू कितना दिया हुआ रहेगा, L दिया हुआ। ये क्वेश्चन से मेंशन होता है कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ। जहाँ पे सेपरेट होने का टाइम निकालना होगा तो ये मेंशन रहेगा, ये डायमेंशन की इतनी डिस्टेंस पे है, इतना डिस्टेंस पे है। तो L S रिलेटिव की वैल्यू आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट इधर करना, A रिलेटिव इधर आ गया। तो फर्दर जो आता है S रिलेटिव इक्वल टू क्या लगा देंगे, A रिलेटिव T²/2। किसी को माइनस माइनस प्लस का ख्याल है तो माइनस ऐसा लिख लोगे, -4 × T²/2। बाकी अगर समझ में आता तो माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट किधर है हमारा, और एक्सेलरेशन भी कितना हो गया हमारा, पीछे। या तो पीछे डायरेक्ट मान लो, यहाँ पे ना लिखो, या -L और -4 लिख लो, जैसी मर्जी तुम्हारी। T की वैल्यू निकाल लो, जो रहेगा तुम कर लो काम। सेपरेट होने का टाइम उस पर बैठ के निकालना अच्छा रहेगा, इसलिए जो है उस पर बैठ के गिरा दें उसको। बताया था चोर को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, तो चोर को रोक देते हैं तो आसानी से दिख जाता है कि आके पकड़ लेगा उसको। तो वैसे जो है तो कहाँ पे, तो 4 किलो पे जाके बैठ गए, तो 4 किलो रुक गया, 4 किलो क्या हो गया, रुक गया, तो अपने आप नीचे पीछे गिर जाएगा जा करके, तो देखना आसान हो जाता है। और रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लिया, सेपरेशन में कितना टाइम लगेगा निकाल लिया। ये सब कुछ एक ही क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते, कोई एक ही वैल्यू पूछे जाते। बताया था कि एक्सेलरेशन निकालना इतना ही आसान माना जाता है कि सब कुछ क्वेश्चंस में तो टाइम के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके अलावा आप देखो क्या पूछे रहते हैं, फ्रिक्शन के बारे में पूछे रहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन एक्शन में होगा, काइनेटिक होगा। तो कैसे निकालोगे, अगर म्यू के और म्यू एस दिया रहेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के × n से निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू पूछे रहते हैं, काइनेटिक की। यहाँ पे दोनों चल रहा है ना, 4 किलो वाला के रिस्पेक्ट में 2 किलो वाला क्या कर रहा है, चल रहा है। तो कौन सा फ्रिक्शन एक्शन में होगा, काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, म्यू के × n। कैसे निकालेंगे, समझ आ गई बात। इस केस में जहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन हो रहा तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के × n। जब कोई उस वाला केस में आएंगे वापस। अब ये 2 केस आपने देख लिया, ऊपर देखेगा, फिर से एनालाइज कर लेते हैं। और ये कहाँ पे तुम्हें कौन से केस में फंसोगे वो भी बता देता हूँ।
अभी तक का जो डेटा है तो लोग जो है एक केस क्या दिखाया, 4 किलो 2 किलो 4 किलो 2 किलो, ये क्या दिखाया आपको, यहाँ पे 8 न्यूटन, यहाँ पे कितना 28 न्यूटन, 8 एंड 28, यहाँ पे कितना तो 0.2, यहाँ पे 0, ये सब कुछ वही है। राइट वाले में तो सेपरेट हो जाएगा, लेफ्ट वाले में सेपरेट नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन, एफ के, और यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक। वहाँ पे सेपरेशन होना ही नहीं है। वहाँ बोले सेपरेशन टाइम निकालो तो क्या बताओगे, इन्फिनाइट, अरे नहीं होगा ना। वहाँ पे ए रिलेटिव 0 है, वहाँ पे ए रिलेटिव, तो t इक्वल टू 2s/a होता है, तो a 0 है तो टाइम कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। लंबा क्यों करोगे, दोनों साथ में चल रहा तो सेपरेट होने का कोई मतलब है ही नहीं, सेपरेट होने का कोई मीनिंग है ही नहीं वहाँ पे। अगर कहीं पे पूछ लिया तो क्या कह देंगे आंसर, आइदर नेवर सेपरेट या टी इन्फिनिटी। नेवर सेपरेशन को क्या बोलते हैं, टी इन्फिनिटी। और यहाँ पे सेपरेट होगा तो सेपरेशन टाइम निकालने के लिए तो ए रिलेटिव निकाल लेंगे और वहाँ से सेपरेशन टाइम निकाल लिया। और यहाँ पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो कोई दिक्कत ही नहीं है, म्यू के इंटू एन से आंसर हो जाएगा। और म्यू के दिया तो म्यू के इंटू एन से काइनेटिक फ्रिक्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है यार, फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे पूछे जाते हैं और यहाँ पे लोगों को दिक्कत आती है। काफ़ी लोगों ने मतलब अब काउंट हमने किया नहीं, बट काफ़ी लोगों ने इस तरह का डाउट पूछा है, क्लास में बताने के बावजूद लेके आते हैं। ऐसे आपको समझा दें ना खिले खुली के, ये इससे दिक्कत आती है कि यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, यहाँ पे क्या निकालो। ये टॉपिक क्या है, फ्रिक्शन का टॉपिक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू पे तो हमारा नज़र होना चाहिए। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पूछी जाता है कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है, कौन सा लग रहा है, लग कौन सा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। चल कैसे रहा है, दोनों साथ में चल रहा है, तो वही स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना देखेगा इधर, एक ही लाइन में आंसर है। आंसर बहुत ही आसान है बट लोग नहीं कर पाते हैं। आंसर स्टैटिक फ्रिक्शन बताता है। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है क्या, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मतलब वो फोर्स जो उसको मोशन काउज कर रहा है या कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इसमें मोशन कौन लग रहा है, तुम जानते हो, अरे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में मोशन कर रहा है। अब क्या मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन ए से चला रहा है, कितने एक्सेलरेशन चला रहा है उसको, तो कितना फोर्स लगा रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन उस पर लगा रहा है। मास कितना है इसका 2 और इसका एक्सेलरेशन कितना है, अरे दोनों साथ में चल रहा है ना, 2 उसका एक्सेलरेशन है कितना, अरे स्टैटिक केस में दोनों चल रहा साथ में, तो यही स्टैटिक फ्रिक्शन ही वहाँ पे कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है। तो अप्लाइड फोर्स कैसे निकाल लेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकाल लेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन से वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों के बीच में वो निकल के आ जाएगा। इतना ही लोग नहीं कर पाते हैं। ये कि हर एक किताब में पूछा हुआ है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। यूजुअली मोस्टली चैप्टर के अंतिम में जाके दिया रहता है, अंतिम या क्वेश्चन या सेकंड लास्ट क्वेश्चन या अंतिम वाले 10 से क्वेश्चन में तो ऐसे पॉइंट लिखे रहते हैं। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन बताओ, तो पहले तो एक बाउंड्री होनी चाहिए कि 12 न्यूटन से कम है तो दोनों साथ चलेगा, साथ चलेगा तो कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक। स्टैटिक की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन से। मास किसका लेते हैं, ब्लॉक का लेंगे, और एक्सेलरेशन दोनों साथ में ही चल रहा, तो 8/6 से निकाल के गुना कर देंगे, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकल जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी। जो एक्शन में फ्रिक्शन होता है स्टैटिक है, और वैल्यू ऐसे निकालते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दोनों ब्लॉक के बीच में कैसे निकालते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन से निकालते हैं। अब इतने बातों को सुनने के बाद काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन आ जाता है। कन्फ्यूजन ये होता है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि कभी तो तुमने क्या करा, 6 किलो से डिवाइड कर दो एक्सेलरेशन निकालने के लिए, और कभी कभी तुम क्या कर दो, 2 से और 4 से डिवाइड करके निकाला। अरे निकाला ना, 28 - 4, 28 माइनस फ्रिक्शन फोर्स 4। हाँ, कुछ लोगों को ऐसे दिमाग में बातें उठ रही होंगी कि कभी ये 4 से डिवाइड कर देता, कभी 6 से, कभी 2 से। तो जहाँ पे अलग अलग एक्सेलरेशन होगा तो वहाँ पे इसी का मास से डिवाइड करेंगे। दिस नेट फोर्स इसका भाई इसके मास से डिवाइड करेंगे। नेट फोर्स इस पे
बाई इसके मास से डिवाइड करेंगे। आज जहाँ पे कंबाइंड चलेगा तो कैसे डिवाइड करके निकालेंगे, कंबाइंड मास लेकर एक्सेलरेशन निकालेंगे। जहाँ पे लोग कैसे चलेंगे, कंबाइंड, एज ए कंबाइंड ऑब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पे, तो टोटल 8/6 से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। समझ आ गया होगा लोगों को। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक था, कम से कम 10 पॉइंट तो हो गए ना। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, एक एक पॉइंट बताओगे, जल्दी जल्दी बता देगा। हाँ सर स्टार्ट करोगे साहब, चुप रहेगा, बाकी लोग सुनेंगे इनका एक पॉइंट। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है तो पहले तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जो फ्रिक्शन कारण चल रहा है उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, टोटल मास से गुना करके तो मैक्सिमम फोर्स निकाल लेते हैं। आप बताओगे साहब, कोई पॉइंट आउटलाइन कर सकते हैं? कोई पॉइंट नहीं, इतनी देर में कुछ नहीं सुना। हाँ टेस्ट करते हैं कि मैक्सिमम फोर्स इतनी है, म्यू जी एम प्लस एम। अगर उससे ज़्यादा फोर्स दिखाया हुआ, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होता तो कैसे निकाल लेते? तो ऊपर वाले पे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बाई मास से तो उसका एक्सेलरेशन निकल जाता है, नीचे वाले पे तो जो फोर्स लगाया माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन बाई इसके मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल लेते। अगर जो मैक्सिमम फोर्स है उससे कम दिखाया हुआ ये केस, तो क्या करते हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है। इस केस में कभी भी सेपरेट नहीं होता, सेपरेशन टाइम इन्फिनिटी होता है। और यहाँ पे तो स्टैटिक फ्रिक्शन पूछे जाते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकाल लेते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन से निकाल लेते हैं। यहाँ पे सेपरेशन होता है, ए रिलेटिव निकालते हैं। 4 किलो वाले पे बैठ के 2 किलो को सॉल्व कर लेंगे। 4 किलो के रिस्पेक्ट में 2 किलो का एक्सेलरेशन हम 2 किलो माइनस 4 किलो करके ए रिलेटिव निकालेंगे। एस रिलेटिव इक्वल टू ए रिलेटिव T²/2 कर लेंगे, तो सेपरेशन टाइम निकल जाएगा। और यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में पूछा जाता है, फ्रिक्शन की वैल्यू कितना का देंगे, तो म्यू के इंटू एन। ग्राफ, तो ग्राफ में क्या बोलेंगे, एक पार्टिकुलर फोर्स तक 12 न्यूटन तक दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, 7 होगा, F/m + m से निकालेंगे। और उसके बाद दोनों का एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन के कारण चल रहा है उसका एक्सेलरेशन तो उतना फिक्स हो जाएगा, बट दूसरे का फोर्स बढ़ाने से क्या होता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे पॉइंट क्लब कर लिया। अरे वो तो लिमिटिंग होगा ना, वो कौन सा होता है, क्या है यहाँ पे लग रहा है, लिमिटिंग लग रहा है, स्टैटिक लग रहा है? 2 किलो वाला रुका हुआ चल रहा है, 4 किलो वाला के रिस्पेक्ट में चल नहीं रहा है ना, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? तुम जब चलते हो तो तुम्हारा गर्दन के बीच में मान लिया बॉडी, इस नीचे वाले को बॉडी मान ले और ये वाला क्या मान ले, गर्दन, तो दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन एक्ट करता है। अरे एक्ट करेगा, अरे साथ में चल रहा है ना। अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर वाला पार्ट अलग मान लो, जैसे पढ़ते हो ना जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में अलग अलग इतने पार्ट्स होते हैं, इसको ऊपर वाला अलग मान ले, नीचे वाला अलग मान ले, चल रहा है किसमें, साथ में, बट वहाँ भी क्या है, हमारा कुछ फ्रिक्शन है। क्या है उसके बीच में, तो वो कौन सा फ्रिक्शन है, एस्थेटिक है। अगर निकालेंगे वैल्यू कैसे, तो मास इंटू एक्सेलरेशन से निकाल लेंगे, अप्लाइड नहीं। फिर कैसे निकालेंगे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, मास इंटू एक्सेलरेशन, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट का मास ले लेंगे, किसी गुना कर लेंगे। अभी आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ कि लिमिटिंग होगा म्यू एस इंटू एन लिखूँ या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लिखूँ, क्या लिखूँ? स्टैटिक हो गई ना, अरे चल ही नहीं रहा ना, वो तो 8 न्यूटन पे नहीं चल रहा ना, 9 न्यूटन पे चलेगा। तो 9 न्यूटन पे कितना लिखोगे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, 9 न्यूटन अगर होता है यहाँ पे तो 9/6 हो जाएगा, ये तो उतना ही रहेगा 1 न्यूटन पे। अगर 1 न्यूटन यहाँ लगाएं तो ये एक्सेलरेशन 1/6 हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे। तो दिख रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है, चेंज हो रहा, सब कुछ यहाँ वेरीफाई हो गया। किसी को भी दिक्कत है बता देगा। इतने पॉइंट में कोई भी पॉइंट पूछा रहा था बता दिया कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन वगैरह वैल्यू पूछ रहा था बता दिया कि लास्ट वाला जोन में जाकर देते हैं, जहाँ भी प्रैक्टिस क्वेश्चन रहते हैं लास्ट 10 क्वेश्चन में दिए रहते हैं। तो अब नेक्स्ट देख लोगे। दूसरा कौन सा केस करना था हमने, ऊपर वाले पे फोर्स लगा के मैं ही कर देता हूँ, आप देखेंगे फटाफट देखेंगे आप, बहुत आसान है। फिर से ये म्यू मान लिया, यहाँ पे कितना मान लिया 0,
2 ब्लॉक का एग्जांपल लिया, नीचे स्मूथ माना, नीचे रफ भी हो सकता है। तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक बता दिया कि इन्फिनाइट ब्लॉक्स हो सकते हैं। यूजुअली हमारे एग्जाम में 1 ब्लॉक या 2 ब्लॉक के क्वेश्चन आते हैं। 2 ब्लॉक वाला रेयर टाइम से एक ही बार पूछा गया है। यूजुअली 1 ही ब्लॉक के क्वेश्चन आते हैं। 2 ब्लॉक में तो जितना आप चाहोगे 3 ब्लॉक कितना ही ब्लॉक कर सकते हैं, बट हमारे एग्जाम्स को ध्यान में रख करके तो बताया कि यहाँ तक ही रोकेंगे। नीचे एक आका क्वेश्चन ले लूँगा जहाँ नीचे भी फ्रिक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है बस में। कैपिटल एफ लगाया जा रहा है। अब पहली बात क्या उठती है, फ्रिक्शन से कौन चलेगा? एफ मैक्स निकालो। साथ साथ चलने के लिए एफ मैक्स निकालो। साथ साथ चलने के लिए कॉमन सेंस लोकल लाइफ में भी होता ना कि 2 लोग क्या करते हैं, एक लोग साथ साथ चलते हैं, बाद में क्या होता है एक टाइम पे जाकर ब्रेकअप हो जाता है। सुना होगा ना सर, मूड खराब क्यों, आज मेरा ब्रेकअप हो गया। अरे ब्रेकअप हुआ तो अच्छा ना, हैप्पी होना चाहिए ना। ब्रेकअप हुआ तो क्या होना चाहिए, हैप्पी होने से छुटकारा मिल गया, इंडिपेंडेंसी मिल गई, आपको आज़ादी मिल गई है, निश्चिंत हो जाता है माइंड। अरे अपने आप को होल्ड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें, शुरू में लगता है कि हम दूसरे को भी होल्ड कर सकते हैं, शुरू में लगता है हम 2-4 होल्ड कर सकते हैं, ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं बाद में जाकर के पता चलता है कि अकेले भी मतलब मुश्किल है। तो चलें, ब्रेकअप होता है ना, तो वैसे बोल रहा है कि पहले क्या करेंगे, उसमें भी एक समझौता था कि इस लेवल तक हम लोग क्या करेंगे, साथ रहेंगे। वहाँ भी एक लेगा तो अनरिटन समझौता तो रहता ही अंदर अंदर, इस लेवल तक क्या करेंगे, हम साथ देंगे। और उसके बाद वहाँ भी ब्रेकअप हो जाता है, सेम चीज़ बोला जा रहा है। पहले वही बाउंड्री हम पता कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, उसको करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ आपको पे फ्रिक्शन कारण कौन चलेगा, उस पर तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसलिए चलेगा। ये क्यों चलेगा, फ्रिक्शन कारण चलेगा। ये क्यों चलेगा, फ्रिक्शन कारण चलेगा। पहचान लिया ना। अब पहले तो बताओ कि यहाँ पे नॉर्मल कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, यहाँ पे नॉर्मल स्मॉल एम इंटू जी, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एम जी। लिमिटिंग फ्रिक्शन पता चल गया, इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन पता चलेगा, तो इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन उतना ही रहेगा, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन इसको आगे खींचेंगे, इसको आगे खींचेंगे तो इस पे फ्रिक्शन माइनस आई कैप में, तो इस पे किधर कैपिटल एम पे आई कैप में, तो इसको ले जाएगा कौन, फ्रिक्शन ले जाएगा। उसको ले जाएगा कौन, कैपिटल एम वाले को। कैपिटल एम को कौन ले जाएगा, फ्रिक्शन ले जाएगा। कितना से ले जाएगा, कैपिटल एम को कितना फ्रिक्शन, कितना फ्रिक्शन, कितना फ्रिक्शन, कैपिटल एम पे फ्रिक्शन म्यू एम जी। म्यू जहाँ पे भी लिखता तो म्यू एस मान के लिखोगे तुम, जहाँ तक म्यू के और म्यू एस डिस्टिंग्विश नहीं किया, दोनों बराबर है और म्यू एस एम जी लिख दिया गया। अब जो कैपिटल एम का एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कौन बता देगा, म्यू एस एम जी बाई कैपिटल एम, फिनिश। अब मैक्सिमम फोर्स बच्चा बोल सकता है, बस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। मैक्सिमम फोर्स ये वाला फोर्स है जहाँ तक दोनों का ब्रेकअप नहीं होगा, ये मैक्सिमम फोर्स। क्या बताओगे, एम प्लस एम वैसे वैसे किया एग्जैक्टली। मैक्सिमम फोर्स साथ साथ चलने के लिए इतना फोर्स या इससे कम रहेगा तो क्या होगा, दोनों साथ चलेगा। इससे ज़्यादा लगा दोगे तो क्या होगा, अलग अलग चलेगा। अलग अलग चलेगा तो फिर से वही दोनों का एक्सेलरेशन निकालना। तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ऊपर एफ आगे और पीछे म्यू एम जी। तो नेट फोर्स उस पर निकाल के उससे मास से डिवाइड कर दोगे, उसके मास से क्या कर लोगे, और इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, ये तो है लिखा हुआ, इसका एक्सेलरेशन तो लिखा हुआ म्यू एम जी बाई कैपिटल एम। पहले वाले एग्जाम्पल इसमें क्या फ़र्क है, इसको इंश्योर करो, ये ध्यान रखोगे। काफ़ी लोग जो है अभी भी ये अलग अलग मास है, तो यहाँ पे म्यू एम जी में क्या है, ऊपर वाला मास आ रहा है, जबकि एक्सेलरेशन इसका निकाल रहे हैं तो इसमें कहाँ किससे डिवाइड करना पड़ रहा है, नीचे वाला का मास से डिवाइड करना पड़ रहा है। इतना ही फर्क आ रहा है। ये मैक्स ऐसे निकालते हैं, मैक्सिमम फोर्स ऐसे। ठीक है, ये फार्मूला याद हो गया। दोनों में क्या फ़र्क है, ये इतना तो है ही ना, म्यू एस इंटू जी एम प्लस एम तो है ही, पहले भी इतना ही आया था। एक्स्ट्रा इसमें क्या टर्म आ गया, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम का रेशियो आ गया। पीछे वाला केस में मैक्सिमम फोर्स था कितना, म्यू एस इंटू जी एम प्लस एम। यहाँ पे क्या आ गया,
इन दोनों का रेशियो भी साथ में आ गया एक्सप्रेशन में, ठीक है ये। तो आगे देखेंगे अब। वैसे एग्जैक्टली सिमिलर फंडा, सब कुछ सिमिलर, ये वैल्यू दे देता हूँ, जल्दी से एक बार निकाल लोगे। ए मैक्स निकाल लो और एफ मैक्स निकाल लो, ए मैक्स निकालो, एफ मैक्स निकालो, 4 किलो 2 किलो सब कुछ वही है। ए मैक्स एंड एफ मैक्स, ए मैक्स एंड एफ मैक्स, ए मैक्स एंड एफ मैक्स, एफ मैक्स इज 6 न्यूटन, वेरी गुड। ए मैक्स इज, वेरी गुड। कैसे निकाला ए मैक्स? लिमिटिंग फ्रिक्शन 4 है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 4 न्यूटन है, और मास कितना है इसका? 4/4, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। 4/4 कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा मैक्सिमम सोल्यूशन। और मैक्सिमम सोल्यूशन को टोटल मास से गुना कर दोगे तो मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा, या फार्मूला में डाल के निकाल लें। तो 6 न्यूटन तक या उससे कम के लिए कोई एक फोर्स की वैल्यू तुम बताओ जिसमें दोनों से ब्लॉक साथ चलना है, इस एग्जांपल के लिए। गुड, वेरी गुड। 5 न्यूटन पे क्या आंसर लिखेंगे? साथ चलेगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे बता देंगे? 5 न्यूटन में चुप रहेगा, बाकी लोग आप बताएंगे। 5 न्यूटन अगर फोर्स यहाँ पे दिखा दे सवाल में कि 5 न्यूटन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो, उससे पीछे वाले बताएंगे 5/6। दोनों साथ साथ चल रहा ना, तो क्या इस केस में दोनों साथ चलता? तो इसी केस में बताया था। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 2 से या 6 से? 6 से। साथ साथ चल रहा, पता चल गया? अगर अलग अलग साथ साथ चल रहा है। ये वही वाला केस है, दोनों साथ साथ हैं, दोनों ब्लॉक क्या हैं? इतना फोर्स 6 न्यूटन या 6 न्यूटन से कम के लिए दोनों साथ चलेंगे। साथ चलेंगे तो कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे? तो जो फोर्स लगाया जा रहा है टोटल मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। मजा आया? आप सब कुछ बता सकते हो ना? टाइम बताओगे, सेपरेशन का टाइम इस केस में? सेपरेशन टाइम इन्फिनाइट। अरे साथ चल रहा तो सेपरेट होने की बात ही नहीं होती। दो लोगों को शुरू में मिलते तो क्या अलग होने की बात होती है क्या? बोलते हम लोग फॉर एवर साथ रहेंगे। अभी तो मिले ही हैं। फॉर एवर कुछ भी साथ नहीं होता। किसी भी टाइप का, तुम्हें पता होगा, किसी भी टाइप का प्रेम हो उसका अंत निश्चित है। क्या है वो? फॉर एवर इस नेचर में कुछ है ही नहीं। शुरू में लगता है, शुरू में ऐसा लोगों को लग जाता है। चलें वो सब आगे की बात है, ठीक। ये सब भी कुछ जरूरी है। काफ़ी लोग का जीवन खराब हो जाता है इसके लिए। काफ़ी लोग इसी भ्रम में पढ़ करके गए तो पूरी लाइफ अपना खराब। एक साल 6 महीने पढ़ने का टाइम होता है। 1 साल 6 महीने क्या होता है? पढ़ने का टाइम होता है। तो ऐसी चीज़ों में कभी ना पढ़ेंगे कि हाँ जी कुछ फॉर एवर, इस नेचर में कुछ भी फॉर एवर नहीं है। जितना तुम रिजेक्ट करोगे ना उतना ही बेटर लाइफ होगा तुम्हारा। मतलब किसी भी चीज़ में क्या करना होता है? छोड़ना इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चंस भी जैसे बोल रहे हैं कि एग्जाम के, नीट के एग्जाम में काफ़ी लोग इसमें भी चले जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में फंसे रहे, पता चले 180 का तो पता ही नहीं चला 180 क्वेश्चन थे यहाँ पे। शुरू के 10-20 क्वेश्चन में फंसे रह गए। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम क्या करें, छोड़ दें। नहीं, वो जो बोल रहे हैं ना उसी को ध्यान में रख के मैंने भी बोला है। वो जो बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस को छोड़ना भी क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, उन्होंने पेशेंस बोला। नहीं, हमने प्रिजम्पशन लेके ये बोला था कि एग्जामिनेशन हॉल में भी जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि हम पहले क्या करें तो क्वेश्चंस को छोड़ें। फर्स्ट राउंड में ये होता है कि 1 से 180 तक, ये 1 से 200 तक जा रहे हैं तो हमारे इतने क्वेश्चन तो मिल जाएंगे जो कि हमारे ऑलरेडी जो है कि 500-550 जोन में तुरंत पहुंचा देंगे। बट हम क्या सीख जाएँ? एक सेंटेंस सीख जाएँ। हमें क्या करना है? हमें छोड़ना है, रिजेक्ट करना है। हम सारे क्वेश्चन को, काफ़ी लोग होता है कि 5वां नंबर मैं सोल्व करके जाऊँगा, 6ठे पे 5वां नंबर तो मैं सोल्व भी कर दूंगा। मास्टर ने फ्रिक्शन जो है 2 घंटे पढ़ाया था, मैं ये ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक कर ही लूँगा। तो ईगो पे नहीं आना है, हमें छोड़ना जरूरी है कि ठीक है बाद में कर लेंगे, अभी नहीं हो रहा तो क्या कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। फिर अभी हमारे पास टाइम है, बट अभी हमें छोड़ के आगे बढ़ते हैं। चलिए फिलहाल जो है आपने कर लिया है, 5 न्यूटन है हमारा।
तो हमें पता होगा मैक्सिमम फोर्स 6, 5 न्यूटन के दोनों साथ साथ चलेगा। सेपरेशन टाइम कितना? इनफिनाइट। सेपरेट होगा ही नहीं। सेपरेशन टाइम अभी कितना आंसर देंगे? इनफिनाइट। कौन बताएगा फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, स्टैटिक या काइनेटिक? कैसे निकाल लेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब किसका मास आएगा? ये फ्रिक्शन के कारण चल रहा है, ये फ्रिक्शन के कारण चल रहा है, तो इसका मास इंटू एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकाला जाता है? जो फ्रिक्शन के कारण चलता है उसका मास इंटू एक्सेलरेशन से निकालते हैं। जो फ्रिक्शन के कारण चलता है तो उसका मास इंटू एक्सेलरेशन से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। किस केस में? जब साथ साथ चलेगा, जब साथ साथ चलेगा। क्लियर हो गया होगा लोगों को? तो आगे मूव करेंगे। मजा आ गया, मजा आ गया। तो आप देखेंगे जल्दी बता देंगे। अब आंसर स्टार्ट करो। A1 A2 निकालो। जिनको नहीं समझ में आ रहा है पूछ लेगा कि हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा। मैं मान ले रहा हूँ कि नॉर्मल निकाल ले तो लिमिटिंग निकाल ले। तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे कितना? तो 20 न्यूटन, और लिमिटिंग म्यू से गुना कर लोगे तो 4 न्यूटन है। 4 न्यूटन लिमिटिंग है, 4 न्यूटन लिमिटिंग है। ये कंबाइंड चलेगा या अलग अलग चलेगा? अरे 6 न्यूटन फोर्स था, लग का कितना रहा है? 15। अरे पूरा ये अलग हो जाएगा ये तो। हाँ जी, दोनों अलग अलग चल रहा। तो नीचे वाला पे कितना लिमिटिंग? 4 न्यूटन। तो 4/4 करेंगे, इसका तो बना गया फिनिश। 11/2 और उसका तो बहुत आसान, 15 - 4, 15 - 4। मतलब जो फ्रिक्शन का चैप्टर होता है ना उसमें जिनको समझ में आता तो ओरली क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में इतना ही करना होता है। मोस्टली क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन निकालना होता है। तो 15 - 4/2 या 4, उसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो नेट फोर्स भाई उसके मास से डिवाइड कर लेंगे। A1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी ऊपर वाले की। A1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। बोलो बोलो। हाँ साहब, इधर समझ में आया? इधर आ गया? A1 A2 दोनों निकाल लिया। लिमिटिंग कैसे निकाला? लिमिटिंग 20 न्यूटन यहाँ पे नॉर्मल, और म्यू से गुना कर देंगे तो 0.2 × 20, 4 न्यूटन लिमिटिंग आ जाएगा। ऊपर वाले 15 लग रहा, पीछे 4 लगेगा, तो 11 नेट फोर्स हो गया। और उसके मास से डिवाइड कर लिया, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन निकल गया। और नीचे वाले पे कौन ले जाएगा? लिमिटिंग। 4/4 कर लेंगे। A1 A2 अभी भी जिसको दिक्कत है बता देगा। 4/4। A1 A2 निकाल लिया था। अब आगे तुम कर लोगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछेगा क्या करोगे? 4 वाले पे बैठ जाओ, 4 वाले पे बैठ जाओ। तो 4 वाले के रिस्पेक्ट में उसका कितना आ गया? A1 - A2 घटा लोगे ना। ठीक है यार, अब तो तुम्हें दिख रहा है ना कौन तेजी से चल रहा, कौन नहीं स्लो चल रहा है। ऊपर वाला तेजी से चल रहा है तो कहाँ गिरेगा? आगे गिरेगा पीछे गिरेगा? आगे गिरेगा। और रिलेटिव एक्सेलरेशन भी कितना आ जाएगा? आगे ही आएगा। एस रिलेटिव इक्वल टू ए रिलेटिव टी स्क्वायर 2 से तो क्या रहेगा? सेपरेशन टाइम निकल जाएगा। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे? काइनेटिक लगेगा। घटाने को ये पहले दिन से क्लास में बोला था कि घटाने को क्या बोलते हैं? रिलेटिव। घटाने को क्या बोलते हैं? तो नीचे वाला का कितना आ गया? 1। और ऊपर वाले का 11/2। दोनों घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का नीचे वाले के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। 11/2 - 1 बताओ, डेट विल बी 4.5 आ जाएगा। 9/2 4.5 है, रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। किसी को किस तरह कन्फ्यूजन है तो बता देगा। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक एक्सेलरेशन निकालना है, सेपरेशन टाइम निकालना है, फ्रिक्शन निकालना। साथ साथ कब चलेगा, अलग अलग कब चलेगा? बोलो बोलो। साथ साथ कब, अलग अलग कब? एक वैल्यू होती है फोर्स की, उतना वैल्यू तक दोनों साथ चलता है, उससे ज़्यादा के लिए अलग अलग हो जाता है। अलग अलग के लिए एक्सेलरेशन निकालना सिखा दिया, साथ साथ के लिए निकाल दिया। अलग अलग में फ्रिक्शन बता दिया, साथ साथ में फ्रिक्शन बता दिया। ग्राफ भी बना दिया कि कुछ टाइम तक दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, वहाँ पे टोटल मास से डिवाइड करते हैं। बाद में जाकर के तो अलग अलग एक्सेलरेशन में तो अलग अलग मास से डिवाइड करेंगे। किसी को कन्फ्यूजन है बोल देगा। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक का केस देख लेगा। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक में तो
अब वैल्यू जो ना मैं 3 किलो 6 किलो ऐसे लिख के, तो अब वो प्रोसेस याद रखेंगे, आपको क्वेश्चंस निकल जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ले लें, इस पर नीचे वाला पे फ्रिक्शन लेकर के तो डिस्कशन करूंगा, बट फिलहाल जो है ऐसा कर लें आप, 2 किलो कर देता हूँ, 4 किलो, 2 किलो एंड 4 किलो, यही एग्जांपल लिया है। यहाँ पे देता हूँ फ्रिक्शन 0.2 था और यहाँ पे कितना हमारा 0.3 दे दिया, 0.2 एंड 0.3। एक छोटा सा सवाल, इस पर डिटेल डिस्कशन तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग, बट फिलहाल जो है तो यहाँ पे एफ की वैल्यू दिया ही हुआ 1 न्यूटन दिया हुआ, 1 न्यूटन दिया हुआ। अब सवाल क्या कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन निकाल लो, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन निकालना, ऊपर देगा आंसर भी लिख देता हूँ, आंसर कितना आना, 0 आना। ये काफ़ी कुछ क्वेश्चन में सवाल है, देख लें कैसे कैसे करते हैं। ये जो डिटेल डिस्कशन अगली बार करूँगा, अभी फिलहाल इतना देख लें कि यहाँ पे नॉर्मल कितना आ जा रहा है, यहाँ पे नॉर्मल 60, ऊपर वाले मास को जी से गुना करते 6 इंटू जी 10 60 है, 60 इंटू 0.3 18 न्यूटन यहाँ फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 18 यहाँ पे है, 18 न्यूटन यहाँ पे है, यहाँ पे तो 20 न्यूटन नॉर्मल है और 4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो 18 पीछे यहाँ लग रहा है और 4 यहाँ लग रहा है, तो टोटल लिमिटिंग पीछे कितना लग रहा है 22, जबकि आगे कितना लगाया, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं सिस्टम। काफ़ी लोग ये करते हैं कि पीछे 18 इधर 4 इधर, 22 इधर लग गया, इधर कितना लग रहा है 22 और इधर कितना लग रहा है, तो काफ़ी लोग इधर चला देते हैं, बोलते हैं इधर जाएगा ये, ऐसा नहीं होगा। समझ आई बात नहीं आई? ये सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, चलेगा ही नहीं, ये नहीं चलेगा। तो वहाँ पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है वो कैसे पता करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन 0 तो फ्रिक्शन कितना देंगे, समझ आई बात नहीं? अभी पूछेगा फ्रिक्शन बताओ तो 0 बताएंगे, और लिमिटिंग पूछेगा तो 4 न्यूटन है, वहाँ पे लिमिटिंग अलग होता और फ्रिक्शन जो एक्शन में होता वो अलग होता। क्लियर है? एक ही न्यूटन लगाया तो चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो एक्सेलरेशन 0, फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन चल ही नहीं रहा लोग ना, अरे चल ही नहीं रहा तो क्या लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, मास इंटू 0 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन वहाँ पे 0 आएगा। इस पर डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट टाइम करेंगे, बाकी 1-2 फार्मूले लिख लें इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन पे भी काफ़ी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट एक आध फार्मूले अभी लिख ले, फिलहाल देख लेगा। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इंक्लाइन प्लेन में, पहला एक्सपेरिमेंट यही होता, देगा इधर ध्यान से। और जैसे एक्सपेरिमेंट जो है ना ये इंक्लाइन प्लेन का, ये इस एग्जाम्पल पे, जैसे अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल 15 या 20 साल पहले भी मैंने दिया था, कोई नया एग्जाम्पल नहीं है। और देख लो उसके जब 20 साल पहले जब एग्जाम्पल दिया, उसके बाद 2-3 बार क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट ऐसे ऐसे पूछेगा कि ये ऑब्जेक्ट, ये एक सरफेस है, उसका इंक्लिनेशन क्या कर रहे हैं, रफ सरफेस है, उसका इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चंस पढ़ोगे प्रीवियस ईयर में तो ऐसे ऐसे लिखे हुए भी हैं। इंक्लाइंड सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसका इंक्लिनेशन क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। देखो बढ़ाते ही जा रहा हूँ, क्या करता जा रहा हूँ, दिख रहा है क्या हुआ, स्लाइड कर गया। स्लाइड करने से एक पहले स्टेज आया था जो तुम्हें महसूस नहीं हुआ होगा, वो मुझे महसूस हो रहा था कि अब कर जाएगा, अब कर जाएगा वो। ना समझ में आई बात? ये इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हैं, तो एक स्टेज आता है जहाँ पे क्या पता चलता है कि कभी भी तो गिर सकता है। जस्ट स्टार्ट होना, जिस एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ जिस एंगल पे स्लाइडिंग स्टार्ट होती है, जस्ट स्टार्ट होती है, जस्ट मतलब जस्ट स्टार्ट का मतलब कल भी बताया था एक्सेलरेशन कितना, 0। एक्सेलरेशन 0 की क्या बोलते हैं, जस्ट स्टार्ट। समझ आ गया होगा? तो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन बढ़ाते हैं। इंक्लिनेशन जिस इंक्लिनेशन पे, जिस एंगल पे जस्ट स्टार्ट होता है, जस्ट उसी एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। उसी स्पेशल एंगल को क्या नाम देते हैं,
सब लोग हाथ पे अपना अपना करेगा, महसूस करेगा। अब हॉरिजॉन्टल ऐसे कुछ भी रख लें ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट को, और ऐसे इंक्रीज करें एक स्पेशल एंगल पे जा करके, तो गिरना शुरू करेगा। गिर गया तो वो तो काइनेटिक हो गया। जब गिरना शुरू करा था उसी एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ। अब ये मैंने हर एक को करने के लिए इसलिए बोला है कि वो देखा हो कुछ लोग हमने यहाँ तक ले गए तब गिरा, कुछ लोग यहीं पे गिर गया हो। समझ आई बात? मैं यहाँ से क्या बोलना चाहता हूँ, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग रिपोज एंगल होता है, वो डिपेंड करेगा रफनेस पे। समझ आई बात? नहीं, वो एक्सपेरिमेंट इतने लोग कर लिया तो सबको याद भी हो जाना चाहिए, और घर पे भी ऐसे करके देख सकते हैं। आपको ऐसे करके पढ़ेंगे तो आसानी से याद रहेगा। अदरवाइज बाद में मैं पूछ रहा रिपोज एंगल क्या है तो फिर आप वही बोलते हैं कि आपने बताया ही नहीं है रिपोज। वो तो किसी को भी डर लग सकता है, अगर तुम ओपनली नहीं पढ़ोगे तो डर लग सकता है। समझ आई बात? नहीं आई? अगर आप ओपनली चीज़ों को याद नहीं रखोगे, ऐसे समझाया और ऐसे ही याद रखें, अदरवाइज जो है कि आपको अचानक कोई पूछ देगा तो किसी को भी डर लग सकता है। चलिए फिलहाल उसमें ना जाए, हम लोग क्या करेंगे, तो एक पार्टिकुलर एंगल होता है, उतना एंगल पे आपने देख लिया कि हमने क्या बोला, जब एक्सेलरेट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, एंगल रिपोज से कम है या ज़्यादा है। एक यहाँ पे एंगल हो गया जब थीटा क्या है, थीटा ज़्यादा है रिपोज से, तो क्या होगा, ज़्यादा एंगल है, गिरेगा नीचे, ऑब्वियसली गिरेगा। हाँ, जस्ट रिपोज एंगल पे जीरो, रिपोज एंगल से ज़्यादा के लिए, तो रिपोज एंगल से ज़्यादा के लिए स्टार्ट करा मैंने। रिपोज एंगल से ज़्यादा एंगल के लिए तो क्या लगेगा नीचे, mg साइन थीटा, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। नॉर्मल याद होगा, यहाँ पे नॉर्मल कितना होता है, या यहाँ से डायग्राम तो स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। mg लगता है, mg cos थीटा, mg साइन थीटा करूँ, mg उजला वाला mg है, पता होगा, mg cos थीटा इधर आता है और mg साइन थीटा इधर आता है, ये नॉर्मल है। और ये कितना, म्यू नॉर्मल, म्यू mg cos थीटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। रिपोज एंगल अगर निकालना होगा तो एक्सेलरेशन जीरो कर दो, एक्सेलरेशन होगा जीरो, कितना, वैसे एक्सेलरेशन बता ही दो कितना हो गया यहाँ पे, mg साइन थीटा माइनस बाई एम कर लो और उसको जीरो कर लो, तो जो एंगल आएगा उसी को रिपोज बोलते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू जी टाइम साइन थीटा माइनस जीरो कर दो, ये को जस्ट जीरो कर दो तो क्या मिल जाएगा, रिपोज एंगल। तो रिपोज एंगल tan थीटा रिपोज, तो म्यू एस आ जाएगा। समझ आ गया होगा एक ही वैल्यू। जब म्यू लिखता हो तो म्यू एस मान के करोगे, म्यू एस में लिखा हुआ है, म्यू एस ही लिख लेंगे, बाकी अलग अलग दिया रहेगा तो म्यू के और म्यू एस कहाँ पे लेना वो समझा दिया गया। तो अगर ए जीरो कर दोगे, ए जीरो कर दोगे तो रिपोज एंगल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ समझ नहीं आया ये, ए जीरो कर दोगे, ए जीरो कर दो यहाँ पे या वहीं पे कर दो, नीचे और ऊपर बराबर कर दो, तो tan थीटा का वैल्यू म्यू एस आ जाएगा। प्रीवियस ईयर में एक और सवाल है जहाँ म्यू एस दिया हुआ रिपोज एंगल पूछा हुआ है, उल्टा रिपोज एंगल दिया हुआ, म्यू एस रिपोज एंगल दिया नहीं है, क्या बोला उसने, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन बढ़ाते हैं और 30 डिग्री पे जस्ट स्टार्ट किया, 30 डिग्री पे उसने क्या करा, जस्ट स्टार्ट किया, तो क्या पूछा, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बता दो, तो 30 डिग्री पे जस्ट स्टार्ट किया तो यही दिया हो 30, तो म्यू की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी, डिवाइड करके देख लोगे 2015 या 16 में प्रीवियस ईयर में दिया हुआ, ऐसे लैंग्वेज लिखा हुआ, एंगल बढ़ाते हैं 30 डिग्री पे गिरना स्टार्ट किया, तो वही क्या है हमारा रिपोज एंगल। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लोगे सब लोग, तो स्मूथ पे कितना एक्सेलरेशन था, जी साइन थीटा, और रफ पे कितना हो गया, समझ आया। तो किस पे, स्मूथ और रफ पे कंपेरिजन करने का क्वेश्चन होता है, ये पहले भी बता रखा था कि एक कंपेरिजन क्वेश्चन करने का होता है, जहाँ पे एक बार वर्टिकल गिरा दिया था, एक बार इंक्लाइन पे गिराया था, आप किस में गिराएंगे, रफ पे और स्मूथ पे, स्मूथ स्मूथ स्मूथ, रफ रफ रफ, सब कुछ थीटा बेटा सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ ज़्यादा होता है, स्मूथ पे ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता टाइम कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, स्मूथ पे टाइम कम लगेगा। ये मान लेते हैं रफ है और ये क्या है, स्मूथ है, और रफ पे जो टाइम है ज़्यादा लग रहा है, कितना गुना ज़्यादा लग रहा है, n गुना, रफ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, कितना गुना, ये भी किताबों में क्वेश्चन पता है, रफ डे में ज़्यादा टाइम लगता है, स्मूथ डे में ज़्यादा टाइम लगता है, रफ डे और स्मूथ डे
तो रफ डे में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो रफ डे में जो टाइम है तो स्मूथ का कितना गुना ज़्यादा है, n मल्टीपल्स है, n मल्टीपल्स है, n मल्टीपल्स है। कितना मल्टीपल्स है, ऐसा सवाल में दिया हुआ। ठीक है, ये दोनों का एक्सप्रेशन याद हो गया। कितना, g टाइम साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और इधर g साइन थीटा, इधर है। और बोला कि टाइम का रिलेशन ये दिया हुआ, एक बार ऑब्जेक्ट को रफ पे गिराओ, एक बार स्मूथ पे गिराओ, और थीटा और इसमें रिलेशन आइडेंटिफाई करना होता है। ऑब्जेक्ट को एक बार रफ पे और एक बार स्मूथ पे गिरा दिया, दोनों के लिए एल क्या होगा, रफ पे एल की वैल्यू लिख दोगे और स्मूथ पे एल की वैल्यू लिख दोगे। रफ पे एल की वैल्यू 80 स्क्वायर बाय टू ए और स्मूथ पे कौन बताएगा, ये रफ का टाइम है स्क्वायर कर लो, ये स्मूथ का स्क्वायर कर लो। 80 स्क्वायर बाई 2 दिख रहा होगा कि हर एक दूसरे एग्जाम्पल में 80 स्क्वायर बाई 2 का ही तो जरूरत पड़ रहा है। जो और ऑब्जर्वेशन लेने वाले लोग हैं तो वो देखेंगे काम, जो फ्रिक्शन का चैप्टर है उसका काम कम होता, और जो पीछे पढ़ा है उसका काम क्या पड़ रहा है। फ्रिक्शन का बस इतना ही काम है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन फ्रिक्शन बस इतना ही रोल प्ले किया। स्मूथ तक हमने पढ़ दिया था जी साइन थीटा, फ्रिक्शन का कारण कितना हो गया, तो माइनस म्यू जी कॉस थीटा हो गया, बस इतना एक्स्ट्रा आ गया। तो अब जो चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे तो एडिशन कम होगा, काम पीछे वाला ज़्यादा करना होता है। दोनों एल को इक्वेट कर दें, दोनों एल को इक्वेट कर दें, कर सकते हैं ना, दोनों एल को इक्वेट कर क्या मारा जाएगा, टी आर की जगह पे क्या लिख लोगे, टी आर टी आर टी आर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, टी आर की जगह पे एन स्क्वायर टी एस स्क्वायर। एन है बेटा रफ सरफेस पे, रफ सरफेस पे स्मूथ सरफेस का डबल टाइम लगता है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। रफ सरफेस पे स्मूथ सरफेस के रिस्पेक्ट में 3 गुना टाइम लगता है, तो 3 हो गई। एन क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स, नंबर ऑफ टाइम्स, या रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस पे टाइम का रेशियो है। रफ सरफेस पे स्मूथ का कितना गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है, कितना मल्टीपल ज़्यादा लग रहा है, कितना मल्टीपल ज़्यादा लग रहा है। समझ आ गया होगा लोगों को। तो बाकी मार देंगे, टी एस मारा जाएगा, कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से तो ये एक्सप्रेशन जाएगा 1/1 माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू, तो म्यू कॉट थीटा आ जाएगा। आगे सोल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। हर एक किताब में तो ऑप्शन दिया हुआ, जाकर तुम सोल्व करोगे। रफ सरफेस पे जो टाइम लग रहा है स्मूथ का n गुना ज़्यादा लग रहा है, तो 4 ऑप्शन में कौन सा ट्रू है, तो 1 माइनस 1/n स्क्वायर इक्वल टू म्यू कॉट थीटा। 1 माइनस 1/n स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्लियर है। ये एक्सप्रेशन लास्ट में आएगा, बाकी जिनको देखना है कैसे आ गया अचानक ऐसा, तो उनके लिए तो ऐसा देख लेंगे। मारा जा चुका है, वहाँ तक पहुँचने से पहले ये मारा गया, लेफ्ट राइट फेंक देंगे। इसको साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा को कहाँ रखेंगे, और साइन थीटा नीचे ले आओ, और 1/n स्क्वायर राइट में चला जाएगा। दोनों का अलग अलग कर लोगे, 1 माइनस म्यू कॉट थीटा। समझ आ गया होगा। अब 1/n स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओगे, राइट में म्यू कॉट थीटा को डाल दोगे। ना समझ में आया, याद हो गया। 1 माइनस 1/n स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर इक्वल टू रफ सरफेस पे, 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 रफ सरफेस पे डबल टाइम लग रहा है, म्यू निकाल लो। रफ सरफेस पे डबल टाइम लग रहा है, म्यू निकाल लो। बस खत्म हो गया, जाके आंसर देख लेंगे, बाकी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रफ सरफेस पे, रफ सरफेस पे स्मूथ सरफेस का कितना टाइम लग रहा है, डबल टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, डबल टाइम लग रहा है। समझ आ गया होगा लोगों को। रफ सरफेस पे स्मूथ सरफेस का क्या टाइम लग रहा है, डबल टाइम लग रहा है। 45 डिग्री एंगल है,
डाल दोगे, एन की वैल्यू डाल दोगे, थीटा की वैल्यू डाल दोगे। होशियार लोग कर लिया होगा, 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? समझ आ गया होगा लोगों को। नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे।